After transmigrating as a tycoon's wife, my thoughts are heard by the whole family. Chapter 1. ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक टाइकून की पत्नी के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद मेरे विचार पूरे परिवार द्वारा सुने जाते हैं। C1. यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। तलाक के बाद आपको किसी भी कानूनी कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको 200 मिलियन और दूंगा, साथ ही मैं आपका स्टूडियो अलग करके आपको दे दूंगा, साथ ही शहर में वह अपार्टमेंट भी। एक गहरी, आकर्षक आवाज जिसमें ठंडक का स्पर्श था, गूंजी। जीफी अपनी हंसी रोकने के लिए अपना मुंह ढकने से खुद को रोक नहीं पाए। उसकी खूबसूरत बादाम के आकार की आंखें चमक उठी। एक में 200 और दूसरी में 000 अंक भरे हुए थे। उसने तलाक के समझौते को ध्यानपूर्वक जांचने के लिए अपना सिर नीचे किया और शून्यों की गिनती की। मेज के उस पार एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर एक सुंदर नेक नैन नक्श था और उसकी आंखें ठंडी चमक रही थी। उसने जीफी को देखा, जो अपना सिर झुकाए, मुंह ढंके और कांप रही थी। उसका दिल ठंडा हो गया। अगर उसे पता होता कि यह इस हद तक पहुंच जाएगा, तो किन जियान ने इसे इतने लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया होता। जीफी दयनीय और घृणित दोनों थी। उसके माता पिता किन परिवार के आजीवन मित्र रहे थे, लेकिन उसके वयस्क होने से पहले ही उनका निधन हो गया। अपनी अंतिम इच्छा के कारण किन परिवार ने जीफी को अपने साथ ले लिया, लेकिन उसने उनकी पत्नी बनने की योजना बनाकर उनकी दयालुता को तोड़ दिया। इसके बाद वह शांति से नहीं रह सकी, बार बार उसका पीछा करती रही और बिना किसी कारण के उसके लिए मुसीबतें खड़ी करती रही, जिससे उसका जीवन अराजकता में बदल गया। अब तो उसने कंपनी के रहस्य भी चुरा लिए थे और उन्हें एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी को दे दिया था, जिसके कारण उन्हें एक बड़ी परियोजना से हाथ धोना पड़ा और पूरी कंपनी का गुस्सा झेलना पड़ा। भले ही निदेशक मंडल को खुश करने के लिए ही सही, अब उसे तलाक देना पड़ा। मैं पहले ही आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि कब रुकना है। यदि उसके मृत माता पिता की खातिर न होता, तो किन जियान ने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा होता। उसने उम्मीद की थी कि जीफी आत्महत्या की धमकी देगी और तलाक से इनकार कर देगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने कांपते हाथ से कलम उठा ली। ये देखकर किन शियान ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि जीफी को पता था कि इस बार वो हद से आगे बढ़ गई है और अब और विरोध नहीं करेगी। अंततः वे तलाक ले सकते हैं। ओह हो, आखिरकार हम तलाक ले सकते हैं। क्विन जियान। क्या वह जीफी की आवाज थी? किन शियान ने जीफी की आवाज इतनी खुश और उत्साहित शायद ही कभी सुनी थी। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने उसकी तरफ देखा तो देखा कि जीफी का चेहरा हस्ताक्षर करने की तैयारी में विकृत था। क्या वह अभिव्यक्ति क्रोध की थी या खुशी की? रुको, जीफी ने बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोला था। वाह, 20 करोड़, 20 करोड़, इससे मैं कितने घर खरीद सकती हूँ, कितने प्यारे पिल्ले पाल सकती हूँ। जैसी कि मेरे पूर्व पति से उम्मीद थी, बहुत उदार। किन जियान की सुंदर गहरी भौहें फड़क उठी। उसे यकीन था कि जीफी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसने उसकी आवाज जरूर सुनी थी। क्या हो रहा था? किन शियान हमेशा सतर्क और संयमित रहता था। उसने अपने बगल में बैठे सचिव जिन की ओर देखा। सचिव जिन जीफी के हाथ में रखे तलाक के समझौते को गौर से देख रहे थे। जब उसने उसकी निगाहें देखीं, तो सचिव जिन के चेहरे पर तुरंत सहानुभूति का भाव आ गया, मानो वह इस बात पर अफसोस जता रहे हों कि चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई हैं। किन शियान के पास सचिव जिन के असामान्य हाव भाव पर विचार करने का समय ही नहीं था। असल बात यह थी कि सचिव जिन उन आवाजों को सुन नहीं पा रहे थे। मिस जी, इस बार आपने मिस्टर किन के लिए वाकई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आपके जाने के बाद आप एक नई जिंदगी ठीक से शुरू कर पाएंगी और आह नहीं। सेक्रेटरी जिन ने अपने मुंह के कोनों को दबाते हुए, दिल से सलाह देते हुए मन ही मन उल्टी गिनती शुरू कर दी, जीफी के तमाशा शुरू करने का इंतजार करते हुए। आखिर ये बेवकूफ जीफी जरा सी भी बात पर भड़क उठती। एक बार जब वह परेशानी खड़ी करने लगेगी, तो वह उदार मुआवजा वापस ले लिया जाएगा और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। सचिव जिन को लगा कि जीफी किन जियान जैसे अच्छे आदमी से थोड़ी सी भी दयालुता के लायक नहीं है। हालांकि जीफी ने बस उसकी ओर देखा, फिर बिजली की गति से उसके नाम पर हस्ताक्षर किए, मानो पुनर्जन्म लेने के लिए दौड़ रही हो। बहुत परेशान करने वाली बात है। भले ही मैंने दोष अपने ऊपर ले लिया हो, फिर भी मैं आसानी से तलाक ले सकती हूँ और इतना बड़ा मुआवजा पा सकती हूँ। मैं असली दोषी से हिसाब बराबर करने की जहमत नहीं उठाऊंगी।
जीफी द्वारा उछाले गए तलाक के समझौते को लेते हुए किन शियान स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों की गहराई में तूफान सा उमड़ पड़ा। क्या दोष ले लिया असली अपराधी? किन शियान अभी अचानक उन आवाजों को सुनने के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि उसे यह नई जानकारी मिल गई। क्या ऐसा नहीं था कि जीफी ने उसके प्रति उसके ठंडे व्यवहार से असंतुष्ट होकर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर परेशानी खड़ी की, जिसके परिणामस्वरूप आपदा हुई। सभी ने देखा था कि उस दौरान केवल वही सीईओ कार्यालय में दाखिल हुई थी। किसी ने तो प्रतिद्वंद्वी कंपनी के उपाध्यक्ष के साथ उनकी निजी मुलाकात की भी तस्वीर खींच ली थी। साक्ष्य निर्णायक प्रतीत हुए। हालांकि जब उससे पूछताछ की गई तो उसने शुरू में इससे इनकार किया था। वह चिल्लाती रही और गुस्सा करती रही, लेकिन अंत में मानो वह गुस्से में चिल्लाई थी, जब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मान लो कि वह मैं ही थी, तो तुम मेरा क्या कर सकते हो। उसने सोचा कि जीफी पकड़ी गई है और वह शर्मिंदगी से गुस्से में था। अब ऐसा लग रहा था कि इसमें निराशा में हार मानने और द्वेष से प्रेरित होकर कार्य करने का तत्व था। श्री किन, अब हस्ताक्षर करने का समय हो गया है। उनके बगल में बैठी सचिव जिन चिंतित हो गई, क्योंकि किन शियान बिना हिले डुले कलम पकड़े हुए थी। उनकी आमतौर पर शांत और कोमल आवाज थोड़ी तनावपूर्ण हो गई। उसकी आवाज सुनकर किन जियान को अचानक लगा कि सचिव जिन अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं। पहले के असली अपराधी को याद करते हुए वह कुछ शंकाओं से बच नहीं सका। सेक्रेटरी जिन उसकी कॉलेज की सहपाठी थी। वे एक दूसरे को कई सालों से जानते थे और वह उसे अच्छी तरह जानता था और उस पर पूरा भरोसा करता था। वह ऐसा कुछ करके कंपनी को धोखा कैसे दे सकती थी। अब तक सचिव जिन अधीरता से उसे कलम सौंप रहे थे। वह जानती थी कि हालांकि किन शियान ठंडा दिखता था, लेकिन असल में उसमें जिम्मेदारी का जबरदस्त एहसास था और वह अपने परिवार का खास तौर पर ख्याल रखता था। उसका दिल बहुत कोमल था, वरना वह इतने लंबे समय तक इस बेवकूफ औरत जीफी के साथ न उलझा होता। इससे पहले जीफी के रोने, हंगामा मचाने और आत्महत्या की धमकी देने की चालों के कारण कई तलाक के करीब पहुंच चुके थे। अब जब उन्होंने आखिरकार जीफी को साइन कर लिया है, तो निश्चित रूप से किन जियान की तरफ से कोई समस्या नहीं हो सकती। तस्क तस्क तस्क, वो इंतजार नहीं कर सकती है ना। मुझे यकीन है कि ये सेक्रेटरी जिन भी दोषी महसूस कर रही होगी, उसे डर है कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। किन जियान की आंखें बदल गईं। कलम पकड़े हुए अपनी कलाई को मोड़ते हुए उसकी लंबी उंगलियों ने काले फाउंटेन पेन को डेस्क पर दबा दिया। इस कार्रवाई से जीफी और सचिव जिन दोनों चौंक गए। उन्होंने देखा कि किन जियान की गहरी काली आंखें अब जीफी पर टिकी हुई थीं, जिसके पास नाटक को देखने के अपने भाव को छिपाने का समय नहीं था। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुमने सचमुच ऐसा किया था? वह हमेशा सतर्क रहता था। अगर उसने जो सुना था वह सच होता, तो न सिर्फ एक निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय होता, बल्कि कंपनी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। इसलिए उसे इसकी पुष्टि करनी ही थी। सेक्रेटरी जिनका चेहरा तुरंत अप्राकृतिक हो गया, हालांकि वह घबराए नहीं। आखिरकार जीफी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए। किन जियान की गहरी निगाहों के सामने जीफी को बेचैनी महसूस हुई। अब ये पूछने का क्या मतलब है? क्या वो मुझे 20 करोड़ देने के बारे में दोबारा सोच रहा है? उसे कोई पछतावा तो नहीं हो रहा होगा, है ना? क्या आप पहले दस्तखत करके फिर सवाल नहीं पूछ सकते? किन जियान का दिल धड़क उठा, लेकिन वह सीधे जीफी को देखता रहा, मानो जवाब पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। जीफी की आंखें इधर उधर घूम गईं और वह मन ही मन शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकी। बेशक मैंने ऐसा नहीं किया। यह मेरी गलती नहीं है कि सब अंधे हैं। जाहिर है सचिव जिन भी मेरे बाद ऑफिस के अंदर बाहर गए, लेकिन सीईओ के ऑफिस स्टाफ के लोगों ने इसे सहजता से नजरअंदाज कर दिया। जब उनसे संदिग्ध लोगों के अंदर बाहर आने जाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मुझे बलि का बकरा बनाकर बाहर घसीटने से पहले सुरक्षा फुटेज देखने की भी जरूरत नहीं समझी। इसे आप अवचेतन अंध बिंदु कहते हैं। किन जियान अचानक चौंक गया। क्या उस समय केवल जीफी ही उनके कार्यालय में प्रवेश और निकास नहीं करती थी? उस समय गवाहों के बयान और भौतिक साक्ष्य दोनों ही जीफी की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने सुरक्षा फुटेज की पुष्टि किए बिना ही उसे अपराधी बताकर बाहर कर दिया था। उसने अवचेतन रूप से ये भी मान लिया था कि जीफी एक ऐसी व्यक्ति थी जो इस तरह की लापरवाही कर सकती थी, इसलिए जैसे ही वह बोलने वाला था, उसने जीफी को ठंडे स्वर में कहते सुना, मुझे कुछ नहीं कहना है, जल्दी करो और हस्ताक्षर करो। किन शियान का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीफी सच जानते हुए भी क्यों नहीं बोल रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे डर था कि वह उस पर विश्वास नहीं करेगा? ये सोचते हुए किन जियान अचानक खड़ा हो गया।
सचिव जिन ने आश्चर्य से किन जियान की ओर देखा और फिर उसने उसकी ओर एक नजर डाली। उस जांचती हुई नजर ने सचिव जिन का दिल कांप उठा। इससे पहले कि सचिव जिन प्रतिक्रिया दे पाते, किन जियान अपने लंबे पैरों के साथ दरवाजे की ओर बढ़ गया। भ्रमित जीफी के पास से गुजरते हुए उसने गहरी आवाज में कहा, मेरे साथ आओ। हम किस लिए? जीफी पूरी तरह से हैरान थी। उन्होंने देखा कि किन शियान ने दरवाजा खोला और बाहर व्यस्त सहायकों से कहा, 11 तारीख की शाम की सुरक्षा फुटेज निकालो। मेरी पत्नी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। उसे देखने दो कि क्या वह सचमुच उस रात अंदर बाहर जाने वाली अकेली थी। सचिव जिन, जो पीछे पीछे आ रही थी, ने ये सुना और उनका चेहरा एकदम बदल गया। मिस्टर किन, जीफी, ये तो बहुत नाइंसाफी है। मैंने कब कहा कि मैं आश्वस्त नहीं हूं? मेरे चेहरे पर साफ दिख रहा है कि मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। संपर्क टॉस एक टाइकून की पत्नी के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद मेरे विचार पूरे परिवार द्वारा सुने जाते हैं। C2 किन कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों में, विशेषकर सीईओ के कार्यालय के कर्मचारियों में, जीफी की हरकतों के प्रति लंबे समय से नाराजगी थी। निगरानी फुटेज की मांग करना दरअसल उन पर उंगली उठाना था, उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाना था, है ना? सबने अपनी आंखों से देखा था, वरना सीईओ की पत्नी के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत कौन करता? हालांकि किन शियान के एक ही आदेश से निगरानी फुटेज बड़ी स्क्रीन पर तुरंत प्रदर्शित हो गई। बढ़ी हुई प्लेबैक गति पर उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि जीफी की आकृति प्रवेश करती है और आधे घंटे तक रुकती है। जाहिर है कि वह जिसे ढूंढ रही थी उसे नहीं ढूंढ पाती, फिर एक उदास अभिव्यक्ति के साथ बाहर निकल जाती है। वहां मौजूद सभी लोग मन ही मन उपहास करने से खुद को नहीं रोक पाए, ये सोचकर कि जीफी जिद्दी है और तब तक हार नहीं मानेगी जब तक उसकी आखिरी सांस न आ जाए। अब देखते हैं कि वह फिर भी कैसे इनकार कर पाती है। केवल सचिव जिनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, जब तक कि निगरानी फुटेज में उसका अपना चित्र नहीं दिखाई दिया। सचिव जिनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उन्होंने ध्यान से किन जियान की ओर देखा। जो लोग जीफी को घूर रहे थे, उनमें से कुछ लोग उस दृश्य को देखकर दंग रह गए, जबकि अन्य लोग उदासीन बने रहे। वीडियो चलना बंद हो गया। किन जियान का चेहरा लगभग बर्फ की परत से ढका हुआ था। आखिरकार यह सच था। किन जियान ने उन लोगों की ओर मुड़कर कहा, जिन्होंने विश्वास के साथ दावा किया था कि केवल जीफी ही उनके कार्यालय में आए और गई थी, और ठंडे स्वर में पूछा, केवल मेरी पत्नी? हालांकि इन लोगों ने अभी तक स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझा था। एक वरिष्ठ सहायक ने सीधे कहा, श्री किन, क्या कोई समस्या नहीं है? केवल आपकी पत्नी। अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। इसे ही आप अपनी भौहों के नीचे 2 नथुने होना कहते हैं, जो केवल पलके झपकाने के लिए अच्छे होते हैं, देखने के लिए नहीं। जीफी की व्यंग्यात्मक टिप्पणी सुनकर किन जियान की अभिव्यक्ति खराब हो गई। अचानक एक पुरुष की आवाज आई, सच कहूं तो 2 लोग अंदर बाहर गए। एक श्रीमती किन थी और दूसरी सचिव जिन। वास्तव में एक व्यक्ति ऐसा है जो अंधा नहीं है। सबने आवाज की ओर देखा और पीछे एक युवक खड़ा दिखाई दिया। वह एक नया सहायक था जिसे हाल ही में पदोन्नति मिली थी। किन जियान को अपनी उत्कृष्ट स्मरण शक्ति से याद आया कि जब जीफी पर पहली बार आरोप लगाया गया था, तो वह व्यक्ति किसी काम से बाहर गया हुआ था और वहां मौजूद नहीं था। इस समय तो ऐसा लगा कि अन्य लोगों को अंततः बात समझ में आ गई, लेकिन आगे सोचने पर उन्हें यह हास्यास्पद लगा। आप क्या बकवास कर रहे हैं? सचिव जिन अक्सर कार्यालय के अंदर और बाहर जाते रहते हैं। आप यहाँ नए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। सचिव जिन श्री किन के दाहिने हाथ है। क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि सचिव जिन कंपनी को धोखा देंगे? उनका लहजा इतना अतिरंजित था, मानो यह विचार पूरी तरह से बेतुका था। किन जियान ने अचानक एक ठंडी सिसकारी भरी और दृश्य तुरंत शांत हो गया। जीफी को हंसी आ गई। अगर उन्हें सच पता होता, तो उनके हाव भाव वाकई बहुत मजेदार होते। जीफी ने उत्सुकता से सचिव जिन की ओर देखा, जिन पर सभी को बिना शर्त भरोसा था। सेक्रेटरी जिन, जिनका असली नाम जिन यू था, ने एक साफ सुथरी ऊंची चोटी बना रखी थी, लेकिन उनके हल्के घुंघराले बाल लापरवाही से सुरुचिपूर्ण दिखने के लिए बड़ी सावधानी से डिजाइन किए गए लग रहे थे। उनका प्रोफेशनल सूट और पेंसिल स्कर्ट उनके फिगर को पूरी तरह से उभार रहे थे। हालांकि उन्होंने हल्का मेकअप किया था, लेकिन वह इतना उत्तम था कि उसमें एक भी कमी नजर नहीं आ रही थी। हालांकि इस समय उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत अस्वाभाविक थी। हालांकि यह उनकी गलती नहीं है। आखिरकार सचिव जिन और मेरे प्रति उनका रवैया पूरी तरह से किन शियान के जैसा ही है। किन जियान का दिल धड़क उठा। सचमुच यह उसकी गलती थी। क्या सचिव जिन को कुछ कबूल करना है? मिस्टर किन, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं?
हालांकि घबराई हुई थी, लेकिन सेक्रेटरी जिन ने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया और अविश्वास के स्वर में बोली, मैं अंदर गया था, लेकिन मिस्टर किन, क्या आपको याद नहीं है? हर रात मैं अगले दिन की बैठकों की तैयारी के लिए आपके कार्यालय जाता हूं। इसलिए जब मैं वहां अकेला था तब हमला करना और भी आसान था। लगता है इसकी योजना बहुत पहले से थी। कमाल है। लेकिन ये सब सुनने के बाद क्या उन सबको रात में ओवरटाइम करना पड़ता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि किन शियान इतना बड़ा पूंजीपति होगा जो अपने कर्मचारियों का शोषण करेगा। तलाक के बाद मुझे उसे श्रम कानून की एक प्रति भेजनी चाहिए। तो ये सब सुनने के बाद आपका ध्यान इसी पर है। ये आपकी मासूमियत के बारे में है। और हमारे कर्मचारियों को ओवरटाइम के लिए तिगुना वेतन मिलता है। जी की टिप्पणी से किन शियान की सोच लगभग पटरी से उतर गई। उसने जल्दी से अपने विचार समेटे। जो भी अंदर आया और बाहर गया उसकी जांच होनी चाहिए। कोई अपवाद नहीं। सेक्रेटरी जिन के चेहरे पर तुरंत एक आहत और अन्यायपूर्ण भाव आ गया। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि किन शियान अचानक उसके साथ भी बाकियों जैसा व्यवहार करेगा। उस बेवकूफ औरत ने पहले ही यह मान लिया था। क्या किन शियान के दिल में उसकी जगह वाकई इस औरत के बराबर थी? वह 10 सालों से उसके साथ थी, बिना एक भी गलती किए छोटे बड़े मामलों को संभालती रही थी। अन्य सहायकों ने भी नाराजगी व्यक्त की। संभवतः उन्हें लगा कि सीईओ बहुत अधिक सख्त हो रहे हैं। सचिव जिन बनाम जीफी, कोई कैसे सोच सकता है कि जीफी गलती नहीं करेगी? क्या सचिव जिन के साथ ऐसा व्यवहार करके वे एक विश्वसनीय विश्वासपात्र को हतोत्साहित करने से नहीं डरते? इसके अलावा, हालांकि सीईओ ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वे सभी इसे देख सकते थे। दरअसल सेक्रेटरी जिन हमेशा से सीईओ से मन ही मन प्यार करती थी, और मिस्टर किन के प्रति उनकी पूरी निष्ठा थी। हालांकि वह जीफी से मुकाबला कर सकती थी, लेकिन उन्होंने जीफी की धौंस को बिना किसी प्रतिरोध के सहन किया। वह किन कॉर्पोरेशन को कैसे बर्बाद कर सकती थी? जैसे ही माहौल तनावपूर्ण हुआ, दरवाजे से व्यंग्यात्मक आवाज आई। जीफी ने उत्सुकता से देखा। कई लोग प्रभावशाली आभा के साथ अंदर आए। सीईओ कार्यालय के सभी कर्मचारी जगह बनाते हुए पीछे हट गए। अपनी याददाश्त के आधार पर जीफी ने समूह का नेतृत्व करने वाले गंजे व्यक्ति को निदेशक मंडल के निदेशक तांग के रूप में पहचाना, जिसने अभी अभी उपहास किया था। वह पीले रंग से रंगे बालों वाला एक युवक था जो डायरेक्टर टैंक के पीछे से कूदकर बाहर आ गया था। वह निर्देशक तांग के पुत्र तांग जुन थे। वह एक आम दूसरी पीढ़ी के अमीर लड़के की तरह लग रहा था जो बिना कोई वास्तविक काम किए कंपनी में इधर उधर घूमता रहता था। इस समय तांग जून सीधे सचिव जिन के पास गया और किन जियान को एक अमित्र नजर से देखा। किन जियान, क्या तुम पागल हो गई हो? हम निदेशक मंडल की बैठक में इस बात पर सहमत हुए थे कि तुम इस उपद्रवी को तलाक दे दोगी, लेकिन अब तुम क्या कर रही हो? क्या उस घटना के बारे में अब भी कोई सवाल है जिसके लिए आप इतना हंगामा कर रहे हैं और निगरानी फुटेज की जांच कर रहे हैं? और उससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह है कि मैंने अभी सुना है कि आप अपनी वफादार सचिव जिन पर शक कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसकी भी जांच हो। क्या आप पागल हो गए हैं? निर्देशक तांग ने तांग जुन को डांटने का आधा अधूरा प्रयास किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर किन से इस तरह बात करने की? मिस्टर किन की गहनता एक गुण है। ऐसा नहीं है कि उन्हें सेक्रेटरी जिन पर शक है। मुझे लगता है कि शायद उनकी पत्नी द्वारा अपराध स्वीकार करने से इनकार करने के कारण ही हमारे बीच ये दृश्य हो रहा है। तांग जून ने तुरंत जीफी को गुस्से से घूरा। तुम औरत, ऐसे समय में भी दूसरों को अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश कर रही हो। ये बस। तांग जून अपनी गाली पूरी कर पाता उससे पहले ही किन शियान आगे बढ़ा। उसका चेहरा कठोर था, जीफी को बचा रहा था। वह बोलने ही वाला था कि इस चीज को बाहर निकालने के लिए कौन सा सीवा कवच चुराया गया था। किन जियान के शब्द उसके गले में अटक गए। तांग जून, है ना? निगम के बड़े बॉस से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं तुम्हें इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे हुई। निगम का किन जियान बड़ा बॉस आश्चर्यचकित रह गया। देखो क्या? ओह, मैं समझ गया। निदेशक तांग निदेशक मंडल में सर्वोच्च पद पर है और किन शियान से कुछ हद तक असहमत है। अगर तांग जून इतना निकम्मा और किन शियान इतना अच्छा न होता तो किन के पिता के पद छोड़ने पर निदेशक तांग अपने बेटे को पदभार संभालने के लिए जरूर सोचते। कोई आश्चर्य नहीं कि तांग जून किन शियान के सामने अपनी जगह ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। इस बार किन जियान सचमुच हैरान रह गया। जीफी को पहले उनके निगम के भीतर के रिश्तों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, फिर भी वह अचानक, और यह कुछ ऐसा था जिसे उसने अभी अभी देखा। इसके अलावा पहले उसे यह पता नहीं चलना चाहिए था कि सचिव जिन उसके बाद कार्यालय में प्रवेश कर चुके थे।
सचमुच उसकी कोई ना कोई स्थिति अवश्य होगी, है ना? आह, हे भगवान, आह! जीफी की अचानक चीख सुनकर किन शियान चौंक गया। उसके मन का एक हिस्सा सोच रहा था उसने और क्या क्या देखा है, और वह आधे मन से तांग जून की सचिव जिन के बचाव की बातें सुन रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरे इतने खिलाफ है और सचिव जिनका इतना बचाव कर रहा है। तो ये तांग जून सचिव जिनका समर्पित प्रशंसक है। हाँ, कोई इतना समर्पित कैसे हो सकता है? मैं तो हंसी से लोटपोट हो रहा हूँ। किन जियान हैरान रह गया। तांग जून सचिव जिन पसंद करता है। समर्पित प्रशंसक, तो कितना समर्पित। हर रोज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट मैसेज। बारिश में छाता लाने और ठंड में ज्यादा कपड़े पहनने की याद दिलाते रहते हैं। वो कभी जवाब नहीं देती, फिर भी वो 2 साल से जिद पर अड़ा है। यही तो समर्पण है। किन शियान, काश वह अपने काम में इतना समर्पण दिखाता। एक बार सेक्रेटरी जिन की किसी चीज के पसंद आने की एक सामान्य टिप्पणी पर उन्होंने उसे खरीदने के लिए पूरे पेरिस में खोजबीन की। उन्हें बुखार आ गया और वे बेहोश हो गए। जब सेक्रेटरी जिन को उपहार मिला तो उन्होंने बस इतना कहा, और गर्म पानी पियो, और वे फूट फूट कर रो पड़े। कितनी सच्ची श्रद्धा। किन शियान, काश वह अपने काम के प्रति भी ऐसी ही ईमानदारी दिखाता। एक बार उसने आधी रात को उसके अपार्टमेंट के नीचे गिटार बजाया और गाना गाया। पड़ोसियों ने शांति भंग करने के आरोप में पुलिस बुला ली और उसे लेक्चर देने के लिए थाने ले जाया गया। सेक्रेटरी जिन उसे छुड़ाने तक नहीं आई। उसे खुद ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ा। बाद में उसने उसकी नींद में खलल डालने के लिए माफी भी मांगी। मुझे कहना होगा, ये तथ्य कि वह ऐसा सोच सकता था उसकी भयावह सोच को दर्शाता है। किन शियान, तो फिर काम पर बार बार गलतियां कौन कर रहा है? क्या काम आखिरकार उसके सतर्क दिमाग को बनाए रखने में असमर्थ है? और भी बहुत कुछ है। किन शियान, और भी कुछ है। सचिव जिन के प्यार में पड़ने के बाद उसने कभी दूसरी औरतों की तलाश नहीं की, खुद को पवित्र बनाए रखा। वह सिर्फ सचिव जिन की तस्वीर देखता और आधी रात को कंबल के नीचे खुद को आनंदित करता। इस तरह की वयस्क गपशप साझा नहीं की जानी चाहिए। मुझे दूसरों की निजता में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्विन जियान, ओह, इस समय तांग जून, जो उनके सामने सही ढंग से बोल रहा था, इस बात से अनजान था कि जीफी ने उसके निजी मामलों को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। उसने केवल यह महसूस किया कि उसके सामने खड़े 2 लोग जिस तरह से उसे देख रहे थे, वह अधिकाधिक अजीब होता जा रहा था। सहानुभूति और निराशा से मिश्रित उन निगाहों का क्या मतलब था? हाँ, तो ये सब डायरेक्टर टैंग की करतूतें थी। किन जियान, इसका डायरेक्टर तांग से क्या लेना देना है? रुको, अभी उसे किससे निपटना था? किन जियान का मन अस्त व्यस्त था, लेकिन अंततः उसका ध्यान जीफी के भावनात्मक रूप से आवेशित आंतरिक विचारों से हट गया। गपशप एक ऐसा प्रलोभन है जिसका सबसे गंभीर व्यक्ति भी विरोध नहीं कर सकता। संपर्क टॉस ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हॉट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक टाइकून की पत्नी के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद मेरे विचार पूरे परिवार द्वारा सुने जाते हैं। C3। शुरू में डायरेक्टर टैंग की सत्ता की चाहत शांत नहीं हुई, इसलिए उन्होंने टैंग जून से सेक्रेटरी जिन की परीक्षा लेने की व्यवस्था की, ताकि देख सके कि क्या उन्हें अपने पाले में किया जा सकता है। उन्हें क्या पता था कि उन्हें अपने बेटे की बलि देनी पड़ेगी। अगर उन्हें पता होता कि उनका बेटा इतना चापलूस बन गया है, तो वे हाँ, अब वह इस मामले में अपने बेटे का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। शायद अब भी सोच रहे हैं कि उनका बेटा लोगों का दिल जीत रहा है, इसलिए वह उसका समर्थन करने के लिए यहाँ है। उसने अपना बेटा खो दिया और अब दूसरे पक्ष को उनके पैसे गिनने में मदद कर रहा है। निर्देशक तांग, जो अपने बेटे के पीछे पहाड़ की तरह मजबूती से खड़े थे, अचानक सिहर उठे जब उन्होंने किन जियान की पैनी निगाहें देखी। निर्देशक तांग तुरंत ही आत्मसंतुष्ट हो गए। उन्होंने अपनी छाती फुला ली और पेट अंदर खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि किन शियान इस मामले में वाकई गलत था। उसे देखो, अपने प्यारे बेटे से डांट खाने के बाद वह अपनी इज्जत बचाने में असमर्थ है। शायद वे इस अवसर का उपयोग सचिव जिन को लुभाने के लिए कर सकते हैं। देखते हैं इसके बाद कौन अपने बेटे को निकम्मा, बिगड़ा हुआ अमीर लड़का कहने की हिम्मत करेगा। अरे किन शियान, क्या तुम इस औरत को सेक्रेटरी जिन को धमकाने दोगी? तांग जून ने देखा कि किन शियान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसके हाव भाव बदलते रहे, तो वह गुस्से से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। मत भूलो, सिर्फ जीफी ही उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ली से मिली है। सबूत के तौर पर तस्वीरें और वीडियो है।
किन जियान, जो गलती से नाटक में बहुत अधिक लिप्त हो गया था, जल्दी से खांसने लगा और गंभीर स्वर में जीफी की ओर मुड़ा। तुम उससे क्यों मिले? पिछली बार जब उसने जीफी से पूछा था तो वह बहुत गुस्से में थी और उसने कोई उचित जवाब नहीं दिया था। इस बार किन जियान को लगा कि भले ही जीफी अभी भी सहयोग न करे, कम से कम वह अन्य तरीकों से सच्चाई का पता लगा सकता है। जीफी ने पलकें झपकाई, उसे लगा कि मामला उलझता जा रहा है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि किन जियान सचमुच पूरी जांच पड़ताल करने का इरादा रखेगा। चरित्र के लिहाज से किन शियान वाकई काफी अच्छा था। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी पर गलत आरोप न लगे, लेकिन जीफी ये नहीं चाहती थी। वो तलाक चाहती थी। जैसे ही वह बोलने ही वाली थी, अचानक उसकी नजर किन शियान से मिली। उसकी तीखी भौहें और फीनिक्स जैसी आंखें, गहरे उभरे हुए चेहरे किसी सुडोल मॉडल जैसे लग रहे थे। उसका रूप किसी बड़े सेलिब्रिटी से कम नहीं था, खासकर जब वह उसे गौर से देखता था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह किसी की भी आत्मा को मोहित कर सकता है, जिससे जीफी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उन 200 मिलियन के बिना किन शियान का चेहरा अभी भी काफी भ्रामक था। कम से कम जीफी को एक पल के लिए तो धोखा दिया गया था। हालांकि इस समय उनका सुंदर चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। उनके पूरे व्यवहार में गंभीरता की ऐसी भावना थी कि उसमें मजाक के लिए कोई जगह नहीं थी। वह नजर, जो उसके आंतरिक विचारों को समझती प्रतीत हुई, ने जीफी को चौंका दिया, जिससे वह अनायास ही बोल पड़ी। ये काम मेरे एजेंट द्वारा व्यवस्थित किया गया था। जैसे ही उसने ये कहा, जीफी को इतना पछतावा हुआ कि वह अपना सिर दीवार पर पटकना चाहती थी। क्या वह सुंदर पुरुष के झांसे में आ गई थी? उसने ईमानदारी से जवाब क्यों दिया? इससे तो मामला और भी उलझने वाला था। इससे पहले कि कोई कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, तांग जून ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह तो बहुत ही बेवकूफी भरा बहाना है। क्या आपका एजेंट पागल हो गया है, जो आपके लिए एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी में काम का प्रबंध कर रहा है? किन कॉरपोरेशन का अपना मनोरंजन विभाग था, जिसमें एक स्टूडियो विशेष रूप से जीफी के लिए था। किन कॉरपोरेशन द्वारा नियुक्त एक एजेंट के रूप में किसी प्रतिद्वंद्वी कंपनी से काम लेना असंभव था, जब तक कि यह जानबूझकर न किया गया हो। तांग जून ने जीफी को दोबारा बोलने का मौका नहीं दिया और तुरंत किसी को जीफी की एजेंट सिस्टर वेई से संपर्क करने के लिए कहा। कॉल का तुरंत उत्तर दिया गया और स्थिति समझा दी गई। बहन वेई ने तुरंत जवाब दिया, क्या? मैंने ऐसा कोई इंतजाम कभी नहीं किया। श्रीमती किन, आप मुझ पर इस तरह झूठा आरोप नहीं लगा सकती। मैं तो बस एक छोटी सी मछली हूं, मैं सचमुच इतनी भारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। एक साधारण एजेंट निश्चित रूप से सीईओ की पत्नी पर गलत आरोप लगाने का साहस नहीं करेगा। किसी ने भी उसके स्वर में कठोरता नहीं देखी, उन्हें केवल ऐसा लगा कि सब कुछ निश्चित हो गया है। सचिव जिन के होठों पर एक गुप्त मुस्कान आ गई। तांग जुन ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, अगली बार जब तुम झूठ बोलो तो ऐसा कुछ मत कहना जो इतनी आसानी से उजागर हो जाए। फिर उसने जीफी से कहा, मूर्ख। इस बार जीफी सचमुच नाराज थी। उसने शुरू में सोचा था कि यह बस एक साधारण सा ढांचा है और सिस्टर वेई जैसी छोटी मोटी बातों को भी इसमें शामिल किया गया है। उसने सोचा भी नहीं था कि कहानी इतनी व्यापक होगी, यहां तक कि सिस्टर वेई को भी इसमें शामिल किया जाएगा। किन जियान ने भी इस बिंदु के बारे में सोचा था और बाद में जब उसने जीफी के आंतरिक विचारों को सुना तो वह किसी से सिस्टर वेई की जांच करवाने पर विचार कर रहा था। मैं देखना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे फंसाने के लिए उसे कितने पैसे दिए। क्विन जियान, क्या वह जो भी जानकारी चाहती थी, उसे देख सकती थी? क्या मेरी मासूमियत केवल 2000 युआन के लाल लिफाफे के लायक है? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। मुझे एक शून्य याद आ गया होगा। किन शियान भी दंग रह गया, उसके दिमाग में सवालिया निशान घूम रहे थे। सिर्फ 2000 युआन, वो, ये तो सचमुच 2000 युआन है। रुको, मैं समझ गया। क्या? काफी देर तक इंतजार करने के बाद जीफी चिल्लाती रही। किन जियान का मूल रूप से शांत स्वभाव जीफी द्वारा चिड़चिड़ाहट की ओर ले जाया जाने वाला था। बस कह दो, अगर नहीं कहोगे तो मैं तुम्हारी बेगुनाही कैसे साबित कर पाऊंगा। सौभाग्य से जीफी ने अभी भी अनजाने में स्थिति को पहचान लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे पैसे नहीं चाहिए थे। पता चला कि एजेंट सिस्टर वेई सेक्रेटरी जिनकी भाभी है। वे असल में परिवार हैं, जाहिर है वे एकजुट होकर काम करेंगे। तो सेक्रेटरी जिन ने बहुत पहले ही मेरे पास शतरंज का मोहरा रख दिया था। उन्होंने तो एक दूसरे को पहले से न जानने का भी नाटक किया था। कमाल है। किन शियान, आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? सच्चाई सुनकर किन जियान अचानक काफी हैरान हो गया।
तो सचिव जिन ने इतनी जल्दी उसकी पीठ पीछे इतनी सारी व्यवस्थाएं कर ली थी। इस समय एक अधीनस्थ सावधानी पूर्वक पूछ रहा था कि क्या वे सिस्टर वेई के साथ कॉल समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी कहने की आवश्यकता थी वह कह दिया गया था। फोन पर बात करते हुए किन शियान का स्वर बदल गया। चुन की कहानियां मेल नहीं खाती, इसलिए मैं लोगों से सावधानी पूर्वक सबूत इकट्ठा करने की व्यवस्था करूंगा। अगर एजेंट वेई के पास कोई भौतिक सबूत नहीं है तो हम आपके संपर्कों के नेटवर्क की पूरी जांच करेंगे। तुरंत वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से किन जियान की ओर देखने लगे। सब लोग, बात यहां तक पहुंच गई है और वह अभी भी नुक्स निकाल रहा है। जी फी, धिक्कार है। किन जियान संयोग से इतनी सटीकता से सत्य तक कैसे पहुंच गया? और किसी ने भी सचिव जिनकी घबराहट और फोन के दूसरी ओर उनकी तेज सांसों पर ध्यान नहीं दिया। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तांग जून प्यार के लिए आगे बढ़ता रहा। किन शियान ने शांति से कहा, जब कहानियां मेल नहीं खाती तो पुलिस भी अपनी जांच में पक्षपात नहीं करेगी। जी फी के संपर्कों का नेटवर्क सरल है, मुझे सब पता है, और इससे पहले उसका दूसरे पक्ष से कोई संबंध होना असंभव था। लेकिन मुझे इस एजेंट के बारे में यकीन नहीं है। श्री किन, मेरा किसी प्रतिद्वंद्वी कंपनी से कोई संबंध कैसे हो सकता है? एजेंट ने चिंतित होकर कहा। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब तक वे जांच करते उन्हें सचिव जिन के साथ उसके संबंध का पता चल जाता। और यह रिश्ता दूसरों के लिए अज्ञात था, जो जानबूझकर छिपाने का संकेत देता है, और चूंकि यह इस घटना में शामिल था इसलिए इसे समझाना कठिन होगा। किन जियान ने सीधे ठंडे स्वर में कहा, अगली सूचना की प्रतीक्षा करें। उन्होंने एजेंट को बहस करने का मौका दिए बिना ही फोन काट दिया। अगले ही पल उसकी ठंडी निगाहें सचिव जिन की ओर चली गईं। सचिव जिन, जो पहले से ही घबराए हुए थे, अचानक चौंक गए और एक कदम पीछे हट गए। तांग जून तुरंत उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, मैं देख रहा हूं कि तुम आज इस महिला का बचाव करने के लिए दृढ़ हो। मुझे अब संदेह है कि तुम सचिव जिन को उसके लिए दोषी ठहराने की योजना बना रहे हो। लेकिन दुर्भाग्य से सचिव जिन का कभी भी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के लोगों से कोई संपर्क नहीं रहा। उन 2 दिनों में वह या तो कंपनी में थी या घर पर। सचिव जिन भी थोड़ा शांत हो गई, अपने दिल में शिकायत के साथ किन जियान को देख रही थी, लेकिन उनका स्वर दृढ़ और अडिग था। यदि श्री किन को मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं कोई भी जांच स्वीकार करने को तैयार हूं। सामान्य जांच प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें निश्चित रूप से सचिव जिन के हाल के ठिकानों और उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच करने की आवश्यकता होगी। तांग जून के पहले दिए गए बयान से यह पुष्टि हो सकती है कि सचिव जिन ने दूसरी कंपनी के किसी व्यक्ति से मुलाकात नहीं की थी। लेकिन सचिव जिन ने ऐसा कहने की हिम्मत की, इसका मतलब था कि उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी कोई सुराग नहीं छोड़ा गया हो? किन जियान सोच में डूबा हुआ था। मैं सोच रहा था कि वह इतनी आश्वस्त क्यों थी, इसलिए इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था। किन जियान ने तुरंत अपने कान खड़े कर लिए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब उसे और सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसकी इतनी अच्छी तरह से योजना बनाई जाएगी। किन शियान, आश्चर्य करना बंद करो और बस कह दो। ईमेल 12 तारीख की सुबह भेजा गया था, लेकिन अगर वे उसके कंप्यूटर की जांच करें, तो भले ही वे सभी हटाए गए रिकॉर्ड को पुनर्प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। किन शियान का दिल बैठ गया। ये कैसे संभव था, क्योंकि उसने असल में उस बेवकूफ तांग जून के कंप्यूटर से यह भेजा था। तांग जून उस पर पूरा भरोसा करता है, ऑफिस में कभी उससे पहरा नहीं देता, और यहां तक कि उसके कंप्यूटर का पासवर्ड भी उसका जन्मदिन है। इस तरह भले ही उस पर संदेह हो, उसके कंप्यूटर पर कुछ भी नहीं मिल सकेगा। यहां तक कि सबसे खराब स्थिति में भी यदि प्रतिद्वंद्वी कंपनी उसे धोखा देती है, तो जांच केवल तांग जून तक ही पहुंचेगी। किन जियान की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई थी। उसकी अमित्र निगाहें सचिव जिन से तांग जून की ओर घूम रही थी। हालांकि उसने एक कमी छोड़ दी, शायद इसलिए क्योंकि उसे कंपनी में अपनी स्थिति पर बहुत ज्यादा भरोसा था। किन जियान ने तुरंत सुनने पर ध्यान केंद्रित किया और सोचने लगा कि आखिर गलती क्या है। लेकिन जीफी ने अपनी सोच जारी नहीं रखी। छोड़ो इसे, मैं ये राज जानता हूं पर बोल नहीं सकता। आखिरकार सिस्टर वेई द्वारा जांच पड़ताल के जरिए कुछ बातें उजागर करने के अलावा सेक्रेटरी जिनके लिए इसका कोई खास महत्व नहीं है। चलो इस बेकार के नाटक को जल्दी से खत्म करते हैं। किन जियान की आंखें हल्की सी चमक उठी और वह मन ही मन उपहास करने लगा। सचमुच यह एक तमाशा था। आईटी विभाग को यहां बुलाओ, हमें सचिव जिन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच करनी है।
संपर्क टॉस एक टाइकून की पत्नी के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद मेरे विचार पूरे परिवार द्वारा सुने जाते हैं। C4 सेक्रेटरी जिनको उम्मीद नहीं थी कि किन शियान उसे मौके पर ही शर्मिंदा कर देगा, और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए, उसके चेहरे पर बेहद दुख था। उसने किन शियान को नाराजगी भरी नजरों से देखा, मानो वह कोई बेरहम आदमी हो। तांग जून और भी क्रोधित होकर संकट में फंसी युवती का बचाव करने के लिए दौड़ा। क्या तुम सचमुच इतनी निर्दयी हो जाओगी? यह तो सचिव जिन के चरित्र का अपमान है। हालांकि किन जियान के वास्तव में ठंडे व्यवहार और बर्फीली निगाहों का सामना करते हुए तांग जून का गुस्सा तुरंत शांत हो गया, और उसने कहा, अगर कुछ नहीं मिला तो आपको सचिव जिन से माफी मांगनी चाहिए। यद्यपि अन्य लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके हाव भाव से उनका आक्रोश झलक रहा था। इस घटना ने पहले ही पूरी कंपनी का ध्यान आकर्षित कर लिया था, तथा नेतृत्व से कई लोग वहां पहुंच गए थे। आखिरकार सचिव जिन जैसी उच्च स्तरीय प्रतिभा बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्हें यह भी लगा कि किन शियान पागल हो गया है। उनके घेरे में हर कोई जानता था कि किन शियान जीफी के बिना काम चला सकता है। वह श्रीमती किन जो सिर्फ परेशानियां पैदा करती थी और जिसका कोई मूल नहीं था, लेकिन वह सचिव जिन के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता था। हालांकि जीफी को संदेह था कि वे लोग कमोबेश नाटक देखने के लिए एकत्र हुए थे। बस उन गपशप भरी छोटी सी झलकियों को देखो। आखिरकार एक तो नामात्र के लिए किन जियान की पत्नी थी, और दूसरी सचिव जिन थी, जो इतने लंबे समय तक आमतौर पर अलग रहने वाली किन जियान के इतने करीब रहने में कामयाब रही थी। लोगों ने संभवतः इस लड़ाई पर दांव भी लगाया था। जीफी, जो आमतौर पर केवल नाटक ही देखती थी, ने कभी नहीं सोचा था कि वह इसका हिस्सा बनेगी। सचमुच मजाक तो उसी पर था। जीफी केवल नाराजगी भरी नजरों से किन जियान को घूर सकती थी, जबकि किन जियान ने जीफी के आक्रोशपूर्ण हमलों के लिए केवल अपनी पीठ एक देवदार के पेड़ की तरह सीधी प्रदान की। हालांकि जीफी के लगातार बड़बड़ाने से उसके कान लगभग बहरे हो गए थे। क्या वह हमेशा ऐसी ही थी? जल्द ही जांच के परिणाम सामने आ गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसमें कोई गड़बड़ी का सबूत नहीं था। तांग जून तुरंत आत्मसंतुष्ट हो गया। किन जियान, क्या तुम अभी भी जीफी को कवर करना चाहते हो? किन जियान को लगा कि उसकी पीठ पर निगाहें आग की तरह भड़क रही हैं। मिस्टर किन, अब तो आपको मुझ पर विश्वास करना ही होगा, है ना? सेक्रेटरी जिनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, मानो वह किसी भी क्षण रो पड़ेंगी। किन जियान ने सचिव जिन की ओर देखने से पहले अपना सिर नीचे करके अपने फोन पर नजर डाली। एक क्षण में उसकी ठंडी निगाह ने सचिव जिन को एक अजीब सा पूर्वाभास दे दिया। सभी ने सोचा कि मामला सुलझ गया है, लेकिन उन्होंने देखा कि किन जियान ने सचिव जिन से बात करना बंद कर दिया और सीधे अपने पीछे लगी बड़ी स्क्रीन की ओर देखने लगा। उलझन में पड़कर उन्होंने उसकी निगाह का अनुसरण किया और देखा कि अचानक स्क्रीन पर एक निगरानी वीडियो प्रकट हो गया था। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, कई लोगों ने इसे तांग जून के कार्यालय के प्रवेश द्वार के रूप में पहचान लिया, और वीडियो में सचिव जिन को तांग जून के कार्यालय में प्रवेश करते हुए दिखाया गया। सब हैरान थे। ऐसा लगा जैसे कहानी में अचानक कोई मोड़ आ गया हो। उपस्थित लोगों में से केवल सचिव जिन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उनका शरीर ठंडा पड़ गया, उनकी पुतलियां कांपने लगी। तांग जून ने स्क्रीन की ओर इशारा किया और गुस्से से चिल्लाया, किन जियान, तुम क्या कर रहे हो? तुम सचिव जिन द्वारा दस्तावेज वितरित करने के निगरानी फुटेज की जांच कर रहे हो। किन जियान ने उसे अनदेखा कर दिया और बस ठंडे मन से स्क्रीन को देखती रही। इस बिंदु पर चालाक निदेशक तांग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई जब उन्होंने निगरानी फुटेज पर समय देखा। जब उसने अपने बेटे को सचिव जिन को पीछे छोड़कर अकेले कार्यालय से बाहर जाते देखा, तो उसका चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। इसके तुरंत बाद सचिव जिन चले गए और तांग जून एक फल की थाली के साथ खुशी से लौट आए, लेकिन किसी को न देखकर वह अपना आपा खो बैठे। जब सभी लोग अभी भी असमंजस में थे, तभी स्क्रीन पर कंप्यूटर संचालन की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। आश्चर्य की बात यह थी कि कंप्यूटर डेस्कटॉप सचिव जिन की खूबसूरत तस्वीरों से भरा हुआ था। तांग जून की ओर भीड़ की निगाहें अजीब हो गईं, और निर्देशक तांग को ऐसा लगा जैसे वह खून खांसने वाला है। तांग जून शर्मिंदा और क्रोधित होकर उछल पड़ा और चिल्लाया, किन जियान, तुमने मेरे कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करने के लिए किसी को भेजा भी था। दरअसल एक तकनीशियन ने तांग जून के कंप्यूटर पासवर्ड को तोड़ दिया था और सभी डिलीट किए गए ईमेल पत्राचार को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया था। तांग जून ने अभी चिल्लाना समाप्त ही किया था कि उसने महसूस किया कि सचिव जिन उसके बगल में झूल रहे हैं। तांग जून तुरंत ही उस सुंदरी के लिए चिंतित हो गया। उसे अभी भी समस्या का एहसास नहीं था। इस बीच डायरेक्टर टैंग का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था।
कमरे में मौजूद कई लोगों को एक संभावना का एहसास हुआ और माहौल एकदम से ठहर सा गया। वहां इतनी शांति थी कि पिन गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी, मानो अलग अलग लोगों के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हो। जब तक गोपनीय दस्तावेजों वाले बरामद ईमेल प्रदर्शित नहीं किए गए, तब तक स्क्रीन पर भेजने का समय स्पष्ट रूप से बड़ा करके दिखाया गया था। निगरानी फुटेज में दिखाए गए समय से तुलना करने पर कौन सच्चाई नहीं देख सकता। खैर, अभी भी कोई था। तांग जून ने एक पल के लिए स्क्रीन को घूरा, फिर तुरंत किन जियान को डांटा, तुम पागल हो गए हो, वास्तव में जीफी को बदनाम करने और उसे बचाने के लिए ऐसा वीडियो बना रहे हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके पिता ने उसके सिर के पीछे थप्पड़ मार दिया। तांग जुन आगे की ओर गिर पड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। पापा, अपना मुंह बंद करो, डायरेक्टर तांग ने कहा, फिर जल्दी से किन जियान और दूसरे नेताओं की ओर मुड़े और बोले, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे बेटे का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसका इस्तेमाल किया गया था। वह बस एक बेवकूफ है। इस समय उनके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उनका बेटा मूर्ख है। यदि वह खुद को दूर नहीं करता, तो यदि उन्हें संदेह होता कि तांग जून और सचिव जिन एक साथ काम कर रहे हैं, तो वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इसे स्पष्ट नहीं कर पाएगा। सचिव जिन, आपका दिल कितना दुष्ट है। मेरे बेटे का इस्तेमाल करके श्रीमती किन को फंसा रहे हो। श्री किन, उसने आपके साथ कितना अन्याय किया है कि आप उसे इस तरह धोखा देंगे। निर्देशक तांग की इच्छा थी कि वह प्रेम और घृणा के बारे में कुछ गपशप खोजकर सबका ध्यान बंटा सके। इस समय सभी की निगाहें सचिव जिन की ओर मुड़ गईं। वहां सदमे, अविश्वास, आक्रोश और रोष का माहौल था। खासकर सीईओ के ऑफिस के कर्मचारी, जो गुस्से से कांप रहे थे, उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने अभी अभी सेक्रेटरी जिन के पक्ष में पूरे विश्वास के साथ गवाही दी थी और मिसेस किन पर आरोप लगाया था। अब वे इतने शर्मिंदा और क्रोधित थे कि वे एक गड्ढा खोदकर खुद को दफनाना चाहते थे। मिस्टर किन के व्यक्तित्व को देखते हुए वह जरूर उन सब को नौकरी से निकाल देंगे। सच में, सेक्रेटरी जिन ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब वे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, केवल अपनी उपस्थिति को यथासंभव कम करने की कोशिश कर रहे थे। इस समय सचिव जिन का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था, उनकी सांसें तेज चल रही थी, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने निराशा से किन जियान की ओर देखा। वह अब भी बिना संघर्ष के हार मानने को तैयार नहीं थी। किन जियान, मैंने नहीं। एजेंट वेई आपकी भाभी है। आपने उनके साथ मिलकर जीफी को फंसाने की साजिश रची थी, है ना? किन शियान के शब्द उस अंतिम तिनके के समान थे जिसने ऊंट की पीठ तोड़ दी। पूरे कमरे में कोलाहल मच गया। आपने कैसे? क्या आप पहले से ही? सचिव जिन की आत्मा पूरी तरह से कुचल गई थी। बाकी सभी लोग भी आश्चर्य से किन जियान को देख रहे थे, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से घटित होंगी। वीडियो पहली बार सामने आने के बाद से ही जीफी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसके लिए स्वयं सारी सच्चाई देख लेना एक बात थी, लेकिन किन शियान इतनी अविश्वसनीय रूप से समझदार कैसे हो सकती थी? जब उसके एजेंट का उल्लेख किया गया, तो जीफी ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या ऐसा हो सकता है कि किन जियान को एजेंट वेई की पहचान पहले से ही पता थी, इसलिए उसने सेक्रेटरी जिन पर शक किया? लेकिन उसने तांग जून के बारे में कैसे सोचा? निदेशक तांग भी बहुत निराश थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि जांच उनके बेटे तक कैसे पहुंची। किन शियान ने हतप्रभ जीफी की ओर देखा। वह सार्वजनिक रूप से यह नहीं कह सकता था कि सारी सच्चाई जीफी के आंतरिक विचारों से निकली है। चलिए, एजेंट वाले मामले को अभी के लिए अलग रख देते हैं। एक बार जब आप संदिग्ध बन गए, तो आपकी स्वतंत्र गतिविधियों के सभी निगरानी फुटेज की समीक्षा करना और आपके द्वारा एक्सेस किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच करना स्वाभाविक था। सचिव जिन ने उन निगरानी वीडियो को नहीं हटाया था जो साक्ष्य बन सकते थे। यही वह दोष था जिसका उल्लेख जीफी ने किया था। संपर्क टॉस। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हॉट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक टाइकून की पत्नी के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद मेरे विचार पूरे परिवार द्वारा सुने जाते हैं। C5 ऐसी सख्त जांच जिसमें उसे एकमात्र अपराधी माना गया तथा उसके अपराध के सबूतों की खोज की गई। सेक्रेटरी जिनको हमेशा लगता था कि अगर उनके ऑफिस आने जाने का पता भी चल जाए, तो किन शियान पूरी जांच पड़ताल करेगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। इसीलिए उसने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश में सुरक्षा फुटेज डिलीट नहीं की थी। उसने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि किन जियान उससे संबंधित मामलों से निपटने में इतना ठंडा और निर्दयी होगा। इस एहसास से सेक्रेटरी जिन दयनीय रूप से जमीन पर गिर पड़े।
लेकिन इससे भी अधिक दुखी व्यक्ति था तांग जून। तुमने सच में ऐसा किया? क्यों? क्यों? तांग जून की आंखें लाल थी, उसकी भावनाएं बेहद उत्तेजित थी क्योंकि उसने सचिव जिन की बाह पकड़ ली थी और उससे बेतहाशा सवाल कर रहा था। डायरेक्टर टैंग को लगा कि उनका बेटा खुद को बेवकूफ बना रहा है, इसलिए उन्होंने टैंग जून को तुरंत वापस खींच लिया। ये ईर्ष्या के अलावा और क्या हो सकता है? वह मिसेस किन को बाहर धकेलकर उनकी जगह लेना चाहती थी। तांग जून को तो मानो बिजली गिर गई हो। तुम्हें किन शियान पसंद है? नहीं, नामुमकिन। डायरेक्टर टैंग का मन किया कि मुंह पर हाथ मारूं। उनका बेटा कितना अंधा हो सकता है, जो वो सब नहीं देख पा रहा जो बाकी सब देख चुके थे। जी फेई को भी ऐसा ही महसूस हुआ। तांग जून सचमुच अंधा है ना? वह सेक्रेटरी जिनको बहुत पसंद करता है, फिर भी उसे अंदाजा नहीं था कि वह किन जियान से प्यार करती है। जी फी ने अभी अभी यह आंतरिक एकालाप समाप्त किया था। जब उसने ऊपर देखा तो किन जियान के शांत चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हे भगवान, मुझे मत बताना कि किन जियान को कभी पता ही नहीं चला कि सेक्रेटरी जिन उससे प्यार करती थी। वह कैसा बेखबर आदमी है। किन जियान के कान पहले से ही जीफी के विचारों से शर्मिंदगी से जल रहे थे। उसका सुंदर चेहरा धीरे धीरे अस्वाभाविक होता जा रहा था। क्या हो रहा था? क्या ये दुश्मनों द्वारा सेक्रेटरी जिन को रिश्वत देकर व्यापारिक राज चुराने और जीफी को फंसाने की बात नहीं थी? सेक्रेटरी जिन को वो पसंद था। ये कैसे मुमकिन था? है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा कोई स्वार्थी इरादा नहीं था। सचिव जिन अचानक घबराहट में चिल्लाया। उसने घबराहट से किन जियान की ओर देखा और कहा, मैं मानती हूं कि मैंने ये सब किया है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हर कोई सोचता है। मैंने ये यूजेड की मदद करने के लिए किया था। एक क्षण में ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। यूजेड वह था। किन शियान के हाव भाव थोड़े बदल गए। तुमने क्या कहा? सचिव जिन ने जल्दी से समझाया, यूजेड देश वापस आ रहा है। किन जियान की पुतलियां थोड़ी कांपने लगी और उसने असहजता से जीफी की ओर देखा। जीफी, यूजेड, मैं उसे जानती हूँ। किन शियान का पहला प्यार, वो प्रेमिका जिसने बरसों पहले उसे बेरहमी से छोड़ दिया था। वे कभी एक सुनहरे जोड़े थे, प्रतिभाशाली और खूबसूरत, अपने अमीर लोगों के बीच सबसे अच्छी जोड़ी। किन शियान, आप भी इसके बारे में जानते हैं? जीफी, लेकिन इसका सचिव जिन से क्या संबंध है? किन शियान ने सचिव जिन को गंभीरता से देखा। हाँ, इसका उसके किए से क्या लेना देना है? सेक्रेटरी जिन ने मानो जीवन रेखा पकड़ ली हो, अचानक बोल पड़े, यूजेड और मैं सबसे अच्छे दोस्त हैं। जब उसने तुम्हें छोड़ा था तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों किसी गलतफहमी की वजह से अपनी किस्मत गंवा दो। मुझे पता था कि तुम आसानी से तलाक नहीं लोगे, इसलिए मैं खलनायक बनने को तैयार था ताकि तुम्हें और यूजेड को एक मौका मिल सके। ये कहने के बाद सचिव जिन ने अपना सिर नीचे कर लिया। वे व्यथित दिख रही थी, मानो उन्हें इस कठिन स्थिति में मजबूर किया गया हो। सेक्रेटरी जिन वाकई यूजी की सबसे अच्छी दोस्त थी। इसी रिश्ते की वजह से वे एक दूसरे से परिचित हुए थे। वरना जब उसे कंपनी में नौकरी मिली थी तो वे उसे सेक्रेटरी का पद देने में सहज महसूस नहीं करते, क्योंकि उस पर पूरा भरोसा किया जाता था। कॉलेज के मासूम दिनों में सेक्रेटरी जिन ने उनके पूरे रिश्ते को देखा था और कभी कभी उन्हें एक दूसरे से मिलाने में भी मदद की थी। इसलिए जब उसने लोगों को यह अनुमान लगाते सुना कि सेक्रेटरी जिन उसे पसंद करते हैं, तो किन शियान को यह नामुमकिन लगा। वहां मौजूद सभी लोग कुछ हैरान थे, मानो कोई अप्रत्याशित मोड़ आ गया हो। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि कोई अंधा तो नहीं था। सेक्रेटरी जिन का दिल और आंखें सिर्फ किन शियान से भरी थीं। हालांकि ये पहली बार था जब उन्होंने सुना था कि सचिव जिन किन जियान के पहले प्यार के सबसे अच्छे दोस्त थे। उसने पहले कभी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं लगाया था। अब सब समझ सकते थे कि उसके इरादे क्या थे। रुकिए, इससे भी बड़ी गपशप थी। किन जियान का पहला प्यार वापस आ रहा था। क्या उनका ब्रेकअप एक गलतफहमी की वजह से हुआ था? सभी की निगाहें चुपके से किन जियान की ओर गईं, यह उम्मीद करते हुए कि वह प्रश्न पूछेगा, लेकिन श्रीमती किन जीफी वहीं थी। हर कोई उत्साहित हो गया। नाटक शुरू होने वाला था। मैं सोचता हूं कि यह कोई विकल्प नहीं, ये गलतफहमी क्या है? किन शियान ने तुरंत बीच में ही टोक दिया। वह नहीं चाहता था कि जीफी उसके अतीत में झांके। अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए आपने हमारी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है और दूसरों को भी फंसाया है। कोई भी कारण आपको जिम्मेदार ठहराए जाने से नहीं बचा सकता, किन जियान ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कारण तो साफ तौर पर मनगढ़ंत है। जीफी का ध्यान तुरंत भटक गया। आखिरकार युवाओं में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना एक आम समस्या है।
लेकिन अचानक ये कारण क्यों गढ़ा गया? मुझे देखने दो। किन शियान का इरादा मामले से निपटने के बारे में चर्चा करने का था, लेकिन ये सुनकर वह भी कुछ उत्सुक हो गया। ओह, वह हमेशा सीधे और परोक्ष रूप से किन शियान के साथ अपने खास रिश्ते का संकेत देती रही थी, मुझे उकसाने की कोशिश करती रही थी कि मैं हंगामा करूं। वह धीरे धीरे मुझे दूर भगाना चाहती थी, फिर किन शियान को अपने पाले में करना चाहती थी। लेकिन उसे यूजेड के देश लौटने की उम्मीद नहीं थी। वह जानती थी कि वह अपने पहले प्यार के सामने टिक नहीं सकती, इसलिए वह यूजेड के लौटने से पहले खुद को मिसेस किन बनने के लिए कुछ समय देना चाहती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझे फंसाने की इतनी जल्दी में थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके जाल में कितनी खामियां थी। अब जब उसकी पोल खुल गई है, तो वह यूजेड को बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, ये दिखावा करते हुए कि उसने सब कुछ किसी और की खातिर किया और बस एक पल के लिए उलझन में पड़ गई। इस तरह किन जियान शायद उसके साथ नरमी बरते, लेकिन अगर किन जियान को पता चल गया कि वह उसे पसंद करती है और यह सब उसकी अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए किया गया था, तो किन जियान उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी और उसे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। हाँ, अब तो वो सचमुच तिनके का सहारा ले रही है। अगर किन शियान इतना बेवकूफ भी होता तो भी वो इस बहाने पर यकीन नहीं करता, है ना? किन जियान, जिसने इस पर थोड़ा विश्वास कर लिया था। अतीत की कई घटनाओं को याद करते हुए जब भी जीफी शांति से उनसे मिलने आती तो ज्यादा देर नहीं लगती थी कि वह और सेक्रेटरी जिन झगड़ने लगते। फिर भी सेक्रेटरी जिन हमेशा एक पीड़ित और असहाय पीड़ित की भूमिका निभाती, जिससे जीफी और भी ज्यादा पागल लगने लगती। किन जियान ने हमेशा सोचा था कि यह जीफी की समस्या थी, लेकिन अब इसके बारे में सोचकर वह अविश्वसनीय रूप से दोषी महसूस कर रहा था। सचिव जिन के प्रति भी उनकी घृणा बढ़ती गई। उसे उससे आगे पूछताछ करने में कोई रुचि नहीं थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस को बुलाओ। सेक्रेटरी जिन ने अचानक ऊपर देखा, मानो एक ही पल में उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। अविश्वास में उसने कहा, किन शियान, मैंने ये सब जो कुछ भी कहना है पुलिस को बताओ। किन शियान की ठंडी और निर्णायकता ने सबके दिलों को जकड़ लिया। आखिरकार उसने इससे निपटने का सबसे कठोर रास्ता चुना। किन शियान। सेक्रेटरी जिन गुस्से से भर गई और किन शियान को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन किन शियान ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने गुस्से और हताशा में जीफी की ओर इशारा करते हुए कहा, जब बात उसकी आती है तो तुम तलाक देकर उसे बाहर निकलने का रास्ता देने को तैयार हो। तुम मेरे साथ इतनी सख्ती क्यों कर रही हो? भले ही मुझमें कोई गुण न हो, मैंने मेहनत तो की है। मैं 10 साल से तुम्हारे पीछे पड़ी हूं और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। तभी किन शियान ने उसकी ओर देखा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। यह एक वाक्य अर्थ की अनेक परतें छुपाए हुए प्रतीत होता था, जो सीने में एक तीखी तलवार की तरह चुभता था। सचिव जिन हक्के बक्के रह गए। इसके तुरंत बाद संबंधित कर्मियों को पुलिस द्वारा ले जाया गया और जीफी को भी पुलिस स्टेशन जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान तांग जून ने वास्तव में जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की कोशिश की, क्योंकि उसे सचिव जिन के अपनी सबसे अच्छी दोस्त की मदद करने के झूठ पर यकीन हो गया था। वह एक प्रेम रोगी पिल्ले की तरह व्यवहार करता रहा, जिससे निदेशक तांग इतना नाराज हो गया कि वह बेहोश हो गया। सौभाग्य से सबूत निर्णायक थे और तांग जून चाहकर भी दोष नहीं ले सकता था। पिछली बार जब उन्होंने सचिव जिन को देखा था तो वह जीफी पर चिल्ला रही थी, जब यूजेड वापस आएगी तो किन जियान निश्चित रूप से तुम्हें तलाक दे देगी। इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। क्या ही शरारती बात है। फिर भी जीफी का मन उत्सुकता से भरा था। सच में? तो जल्दी करो। ... स्पॉइलर चेतावनी ... चिंता मत कीजिए, मुख्य पुरुष पात्र तन और मन से स्वच्छ है, विषाक्त नहीं है। मुख्य महिला पात्र के साथ कभी अन्याय नहीं होगा तथा कहानी अंत तक हल्की फुल्की और मजेदार बनी रहेगी। संपर्क टॉस एक टाइकून की पत्नी के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद मेरे विचार पूरे परिवार द्वारा सुने जाते हैं। C6 जी फेई 3 दिन पहले ही देहांतरित हुई थी। कारण यह था कि उसकी आत्मा को भूलवश पाताल लोक के एक दूत ने ले लिया था। माता पिता न होने के कारण उसके शरीर का शीघ्र ही निपटान कर दिया गया, जिससे उसका पुनरुत्थान असंभव हो गया। इस कार्य संबंधी गलती की भरपाई के लिए उसे एक स्थानांतरण पैकेज उपहार स्वरूप दिया गया। और फिर जी फी आ गई। उसने मूल शरीर की यादें विरासत में ली और उसकी पहचान ग्रहण कर ली। असली जी फी एक नाजुक युवती थी जिसके पास अपना गुजारा करने का कोई जरिया नहीं था। जब उसके माता पिता एक दुर्घटना में मर गए तो उन्हें चिंता हुई कि उनकी अनाथ बेटी को रिश्तेदारों द्वारा तंग किया जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे अपने करीबी दोस्तों किन परिवार को सौंप दिया।
किन परिवार को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। हालांकि असली जीफी दुर्भाग्य का अनुभव करने के बाद जटिल और संवेदनशील हो गई थी। उसने किन परिवार के सामने कभी खुलकर बात नहीं की, उदास और अजीबोगरीब बनी रही। हालांकि उसे पहली नजर में ही किन शियान से प्यार हो गया। इस चिंता में कि विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उसके पास किन परिवार के साथ रहने का कोई कारण नहीं होगा, उसने किन शियान पर डोरे डालने की ठान ली। उसने उसे शराब पिलाई, उसके साथ सोया, और वे पकड़े गए। किन शियान उससे घृणा करता था, लेकिन जब उसने आत्महत्या की धमकी दी तो उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ी। उन्हें जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। इस घटना से दुखी होकर उसने कई दिनों तक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अंततः हृदय गति रुकने से उसकी अचानक मृत्यु हो गई। इस तरह जीफी का जन्म हुआ। इस दुनिया में उसका चेहरा और नाम तुरंत बदल दिया गया। जीफी को एक नाराज पत्नी बनकर बंद नहीं रहना था। हालांकि किन शियान सुंदर और अमीर थी, वह देख तो सकती थी पर छू नहीं सकती थी। आखिर क्या मतलब था? जीफी शादीशुदा होकर अकेली नहीं रहना चाहती थी। पिछले जन्म में उसने कभी किसी पुरुष का हाथ भी नहीं पकड़ा था। इस जन्म में उसने इसकी भरपाई करने की ठान ली थी। यह तो बिल्कुल सही था कि वह उसे पसंद नहीं करता था। उसने सोचा कि इतने अमीर आदमी को तलाक दे दे, खूब पैसा कमा ले और फिर कभी पैसों की चिंता न करे। हालांकि पाताल लोक के दूत ने उसे बताया कि जब तक किन शियान तलाक की पहल नहीं करती, जीफी मूल शरीर की ओर से तलाक नहीं दे सकती। इसे ही वे भाग्य कहते थे। मूल जीफी मरते हुए भी किन शियान को कभी तलाक नहीं देती। जीफे ने विरोध किया, इसलिए अंडरवर्ल्ड के संदेशवाहक ने उसे एक अतिरिक्त मुआवजा उपहार दिया, गॉसिप सिस्टम। गॉसिप सिस्टम एक चीट कोड था जो लोगों के जन्म से ही छिपे राज उजागर कर सकता था। इसने जीफी की गॉसिप करने की लालसा को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। बाद में उसने सोचा कि किन परिवार के चरित्र को देखते हुए, जब तक वह कुछ गड़बड़ नहीं करती, जिंदगी बुरी नहीं होगी। अमीर, आराम पसंद, एक ऐसे पति के साथ जो कभी घर नहीं आता, इसे एक अच्छी जिंदगी कहा जा सकता है। अगर वह सचमुच इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती और किन शियान को धोखा दे सकती है, तो ये पति के कर्तव्यों को पूरा न करने का दोष होगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अवसर इतनी जल्दी आ जाएगा। यह फंसाने वाली घटना तलाक का आधार बन गई थी। क्या संयोग है, वह तुरंत तलाक दे सकती है। पर अब जब वे पुलिस स्टेशन से निकले तो रात हो चुकी थी। किन शियान ने जीफी को कार में बिठाया, पहले घर जाने का इरादा था। कार में भयानक शांति थी। जीफे उदास होकर खिड़की के सहारे झुक गई। उसने खुद को दोषी ठहराया कि उसने इतना उन्मादी व्यवहार क्यों नहीं किया कि उसे घृणा हो जाए। वो 2 अरब युआन गंवा बैठी थी, इतनी बड़ी रकम जिसे जीतने का सपना उसने अपने पिछले जन्म में लॉटरी में जीतने की भी नहीं सोचा होगा। किन जियान कुछ और नहीं सुन सका, केवल 2 अरब। 2 अरब जीफी के दिमाग में लगातार घूम रहा था। क्या उसके पास सचमुच पैसे की इतनी कमी थी? किन जियान ने अपना फोन उठाया और इसके तुरंत बाद जीफी का फोन एक अधिसूचना के साथ बज उठा। जीफी ने उदासीनता से इसे खोला। 3 मिलियन युआन जमा। जीफी की सांस अचानक तेज हो गई, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, और वह यंत्रवत किन जियान को देखने के लिए मुड़ी। क्या ऐसा हो सकता है? उसने इसे गलत व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया हो। किन शियान उसे देख रहा था। उसे अपनी ओर मुड़ते देख उसकी लंबी, घनी पलकें थोड़ी झुक गईं, जिससे उसकी फीनिक्स जैसी आंखों के नीचे एक परछाई पड़ गई, जिससे वह कुछ हद तक ईमानदार लग रहा था। उन्होंने गंभीरता से कहा, मुझे आप पर पहले गलत आरोप लगाने के लिए खेद है। मैं क्षमा चाहता हूं और यह मुआवजा है। किन शियान को सचमुच अफसोस हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह और कैसे माफी मांगे। वह जीफी को अच्छी तरह जानता भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने साथ में बहुत कम समय बिताया था। उसे पता नहीं था कि उसे क्या पसंद है, लेकिन उसे पैसों के बारे में लगातार बड़बड़ाते सुनकर उसने सीधे पैसे ट्रांसफर करने का फैसला किया। ओह, जीफी ने उत्तर दिया, बाहर से शांत, मानो उसका दिल दुखा हो और अब उसे किसी चीज की परवाह न हो। हालांकि वास्तविकता में, हे भगवान, 3 मिलियन, मुझे अभी मार डालो। क्या फोन अकाउंट में 3 मिलियन ट्रांसफर करना कानूनी भी है? शांत रहो। उस राजकुमारी के लिए जो अभी 2 अरब से चूक गई, 3 मिलियन कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बार गलत आरोप लगने के बाद 3 मिलियन का मुआवजा मिलना। किन जियान, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। मुझ पर कुछ और आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। किन शियान के मुंह का कोना फड़क उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जीफी के मन में ऐसी बातें होंगी।
वह कितनी दोमुही थी। सच में किसी को दिखावे से नहीं आंकना चाहिए। आज ही उसने जीफी को एक इंसान के रूप में सही मायने में जाना। किन शियान ने फिर उसकी तरफ देखा। उसने देखा कि वह अपनी मुस्कान को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी और गोल आंखें रोशनी से चमक रही थी, जो उसके पहले से ही खूबसूरत चेहरे में और भी जान डाल रही थी। उसकी जैद जैसी नाक और चेरी जैसे होंठ, उसके चेहरे पर बादलों जैसे बाल, खिड़की के बाहर से आती नियॉन रोशनी उसकी चीनी मिट्टी जैसी सफेद त्वचा पर नृत्य कर रही थी, जिससे वह हलचल भरी रात में घुलती हुई एक प्रेत की तरह लग रही थी। हालांकि किन शियान उसे पसंद नहीं करता था, फिर भी उसे मानना पड़ा कि जीफी में एक अद्भुत सुंदरता थी जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, शायद इसलिए क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी, मानो हर किसी का उस पर कोई न कोई कर्ज हो। अब वह स्वाभाविक रूप से जिंदादिल लग रही थी, मानो उसका पूरा अस्तित्व अचानक से खिल उठा हो। कोई व्यक्ति अचानक इतना अधिक क्यों बदल जाता है? किन जियान कुछ अजीब संभावनाओं के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लगता था कि वह कई चीजों के बारे में सब कुछ जानती थी, यहां तक कि उन चीजों के बारे में भी जिन तक उसकी पहुंच नहीं होनी चाहिए थी। शायद यह इस अनोखी क्षमता के अचानक प्रकट होने की वजह से था। ज्यादा जानने से उसे सब कुछ साफ लगने लगा था, इसलिए वह ज्यादा आजादी और सहजता से जीने लगी। फिलहाल किन जियान के पास यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। लेकिन इस घटना के बारे में सोचते हुए किन जियान खुद को ये पूछने से नहीं रोक सकी, ऐसा होने के बाद आपने अपना बचाव क्यों नहीं किया? जीफी ने एक पल सोचा, फिर एक विचार आया और उसे उकसाने की कोशिश की। तुम वैसे भी मुझे लंबे समय से तलाक देना चाहते थे। यह तो बस एक बहाना था। चाहे ये सच हो या झूठ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किन जियान ने नाराज होकर कहा, सत्य और झूठ बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने कभी भी तुम्हें तलाक देने का बहाना खोजने की योजना नहीं बनाई है। यद्यपि उनकी शादी की शुरुआत गड़बड़ियों से हुई थी, लेकिन उनका इरादा हमेशा के लिए चीजों को गतिरोध में रखने का नहीं था। जीफी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने मन ही मन जवाब दिया, पूर्व पति भाई, आप एक अच्छे इंसान हैं। किन शियान का चेहरा हरा हो गया। अभी तो उनका तलाक भी नहीं हुआ था। वह उसे पूर्व पति भाई कैसे कह सकती थी? या क्या उसने सोचा था कि उनका तलाक हो ही जाएगा? इससे पहले कि किन जियान आगे कुछ सोच पाती, जीफी की अंतरात्मा की आवाज ने उत्तर दे दिया, लेकिन जबरदस्ती का प्यार मीठा नहीं होता। वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? आखिर तुम्हारा सच्चा प्यार तो जल्द ही देश लौटेगा। बेहतर होगा कि मैं पहले ही निकल जाऊं। सचिव जिन ने पहले ही कह दिया है कि आपसे अलग होने के उनके अपने कारण थे, कि आप दोनों के बीच गलतफहमी थी। ऐसा लग रहा है कि यह पुनर्मिलन की तैयारी है, और मैं रुककर तीसरा पहिया नहीं बनना चाहता। मैं किसी नाटकीयता में फंसकर व्यभिचार का शिकार नहीं बनना चाहता। ये बहुत बुरा होगा। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। किन जियान की सांस रुक गई। उसका और उस व्यक्ति का रिश्ता बहुत पहले ही टूट चुका था। वह आगे बढ़ चुका था, तो पत्नी के होते हुए वह अपनी पूर्व पत्नी के साथ रिश्ता कैसे निभा सकता था? वह उस तरह का इंसान नहीं था। इसीलिए उसने सचिव जिन से सच्चाई पूछने के बारे में सोचा भी नहीं था। यदि वह ये बता सके कि वह बिना किसी जल्दबाजी के उसके विचारों को सुन सकता है, तो किन जियान वास्तव में उसके साथ बहस करना चाहता था। शायद थोड़ी नाराजगी महसूस करते हुए, जीफी की बाहरी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना, किन जियान ने सीधे कहा, ज्यादा मत सोचो। जब तक तुम अपनी जिंदगी ढंग से जी रही हो, हमारा तलाक नहीं होगा। भविष्य में किन जियान उसे जरूर साबित कर देगा कि वह वैसा इंसान नहीं है जैसा वह सोचती थी। जीफी ने किन जियान की ओर देखा और लापरवाही से जवाब दिया, ओह। लेकिन उसके दिल में वह दृढ़ता से असहमत थी। जब आप अपने सच्चे प्यार के साथ एक अस्पष्ट धक्का मुक्की में फंस जाएंगे, तो मैं ये शब्द आपके चेहरे पर वापस फेंक दूंगा। किन शियान ने तेज सांस ली। उसे उसकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं हुआ? अरे नहीं, ये सही नहीं है। किन शियान, क्या उसने उस पर विश्वास किया? अगर पूर्व पति भाई अब ज्यादा दृढ़ निश्चयी हो जाए तो बेहतर है। अगर मैं कुछ समय तक अच्छा व्यवहार करूं, तो जब पूर्व पति भाई अपने सच्चे प्यार की खातिर मेरे पास सौहार्दपूर्ण तलाक के लिए आएगा, तो शायद उसे अपराध बोध हो और वह मुझे तलाक के लिए ज्यादा बड़ा समझौता दे दे। किन जियान का चेहरा काला पड़ गया। इन दिनों तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पूर्व पति भाई के साथ पैसा निवेश कर रही हूँ। बस इसके बारे में सोचकर ही मेरा मन मचल उठता है। मैं पैसों के मामले में कितनी माहिर हूँ। तलाक के बाद ये सब मेरे लिए स्वतंत्र जीवन जीने के लिए शुरुआती पूंजी बन जाएगा। फिर मैं एक घर, एक छोटा सा पिल्ला ले पाऊंगी। हे। किन शियान को सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। तुम उस छोटे से पिल्ले को भूल ही नहीं सकती, है ना?
या तुम्हारे पास तो पहले से ही कोई ना कोई उम्मीदवार तैयार है? क्या इसलिए तुम मुझे तलाक देने का विचार इतनी जल्दी स्वीकार कर रही हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इस बार गलती मेरी थी। मुझे जीफी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। एक युवा भेड़िया भी बुरा नहीं होगा, जब तक उसके पास 6 पैक एब्स हो। किन जियान, मेरे पास 8 पैक एब्स हैं। मैं बस किन जियान द्वारा तलाक के मुद्दे को उठाने का इंतजार कर रहा हूँ। किन जियान ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और नजरों से ओझल हो गया। वह ये नहीं बता सका कि क्या जीफी सचमुच तलाक चाहती थी या वह इस घटना से आहत थी और उसने खुद पर से भरोसा खो दिया था। आखिरकार अगर जीफी वास्तव में तलाक चाहती थी तो वह खुद इसका प्रस्ताव रख सकती थी। तथ्य यह है कि उसने पहल नहीं की, इसका मतलब शायद ये था कि वह अभी भी उससे तलाक नहीं लेना चाहती थी। ये निश्चित रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि वह अधिक गुजारा भत्ता इकट्ठा करना चाहती थी। कार धीरे धीरे एस्टेट में घुस गई। चौक पर अन्य लोगों की गाड़ियां खड़ी थीं, वहां आगंतुक भी थे। जैसे ही वे दोनों मुख्य द्वार से अंदर गए, उन्हें लिविंग रूम से आवाजें आती सुनाई दी। माँ, पिताजी, ये वह बच्चा है जिसे किन यान और मैं गोद लेने की योजना बना रहे हैं। इसका नाम ली जिकियाओ है। किन जियान को तुरंत समझ आ गया कि उसकी बड़ी बहन और बहनोई आ गए हैं। इससे पहले कि वह बच्चे को गोद लेने की खबर को समझ पाता, उसने महसूस किया कि उसके बगल में बैठी महिला, जो आराम से टहल रही थी, अचानक अपनी गति बढ़ा दी। अरे, अभी तो और भी ड्रामा है। उच्च वर्ग का दायरा वाकई ड्रामा से भरा है। इसी वजह से मैं तलाक लेने से थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। तलाक लेना रसदार गपशप से भरा तरबूज का खेत छोड़ने जैसा है। जीफी को एक बार में 2 कदम चलते देख उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठी। किन शियान, ये निश्चित रूप से वह कारण नहीं है कि वह तलाक की पहल नहीं कर रही है। इसके अलावा अब कौन सा नया नाटक सामने आ रहा है? मेरा इंतजार करना। संपर्क टॉस। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हॉट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक टाइकून की पत्नी के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद मेरे विचार पूरे परिवार द्वारा सुने जाते हैं। C7। जैसे ही जीफी और किन जियान प्रकट हुए, कमरे का अजीब माहौल टूट गया और हर कोई उनकी ओर देखने लगा। बटलर युवा मालिक और उसकी पत्नी से कोट लेने के लिए आगे बढ़ा। तुम वापस आ गए, किन की मां ने कहा। दोनों को अंदर आते देख घबराकर सोफे से उठ खड़ी हुई। उन्होंने पास आकर धीरे से जीफी का हाथ थाम लिया और उनके हाव भाव ध्यान से देखने लगी। किन के पिता भी उत्सुकता से देख रहे थे, लेकिन परिवार के मुखिया के रूप में अधिकार का भाव बनाए हुए थे तथा बाहरी रूप से उदासीन बने हुए थे। आज सुबह जब जीफी को ले जाया गया तो किन की मां ने चिंतित होकर किन जियान से पूछताछ की थी। किन जियान ने अपनी मां से केवल ठंडे स्वर में कहा था कि इस बार हस्तक्षेप न करें। किन के पिता ने बस आह भरी और अपने बेटे को सब कुछ संभालने दिया। आखिरकार जीफी ने इस बार एक बड़ी गलती की थी, और अगर उनका बेटा इस पर ध्यान नहीं देता तो वह सचमुच सम्मान पाने लायक नहीं रह पाता। सबसे बुरी स्थिति जो उन्होंने कल्पना की थी वह तलाक थी। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बड़ी बेटी का परिवार आ जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी को खुद कोई शिकायत थी। उसने घबराकर फोन किया था, जल्द से जल्द घर आकर कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए उनके पास उन्हें आने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। कौन जानता था कि उनकी बेटी और दामाद भी उनके लिए ऐसी विस्फोटक खबर लाएंगे। जी फेई ने अपनी यादों से बातचीत के पैटर्न का अनुसरण किया, उदासीनता से सिर हिलाया, अलग थलग और आत्मा अवशोषित दिखी, जैसे कि वह सामाजिक शिष्टाचार को नहीं समझती थी। किन शियान ने इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। पहले उसने अपनी बड़ी बहन के परिवार को बधाई दी। जी फेई ने उत्सुकता से उस ओर देखा। एक लंबे सोफे पर 4 लोग बैठे थे। एक बुजुर्ग महिला, जिसकी शक्ल सूरत थोड़ी रूखी थी, एक 8-9 साल के लड़के को गले लगाए हुए थी, साफ तौर पर उस पर लाड प्यार कर रही थी। लड़का अपने हाथों में रूबिक्स क्यूब पकड़े बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। वह काफी कमजोर लग रहा था। उनके बगल में एक दुबला पतला आदमी बैठा था, जिसने सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, फिर भी वह ठंडा और दूर दूर का लग रहा था। उस आदमी के बगल में एक महिला खड़ी थी जिसकी मुस्कान बनावटी थी, लेकिन उसका चेहरा काफी गर्म और सौम्य लग रहा था। किन के पिता और माता सबके सामने किन जियान और जी फी की स्थिति के बारे में पूछताछ नहीं करना चाहते थे। वे पहले अपनी सबसे बड़ी बेटी के परिवार के मामले से निपटना चाहते थे। लेकिन तभी उन्होंने एक बुजुर्ग दबंग आवाज सुनी, तो दूसरे बेटे के जोड़े का तलाक हो गया है। अगर तलाक हो गया है तो फिर साथ क्यों आना। माहौल तुरंत ठंडा हो गया।
माँ। किन यान ने तुरंत उसे रोकने के लिए आवाज उठाई, लेकिन एक सभ्य युवती की तरह पली बड़ी होने के कारण उसकी आवाज में जरा भी जोर नहीं था। उसने चिंतित होकर जीफी की ओर देखा। हालांकि उनके पति लीजी चुप रहे, जैसे कि यह मामला उनसे संबंधित ही न हो, और उन्होंने अपनी मां को ऐसे अनुचित शब्द बोलने दिए। किन जियान ने थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन अपने शिष्टाचार को बनाए रखते हुए उसने जवाब दिया, हमने तलाक नहीं लिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम एक साथ घर आए। ये सुनकर किन के माता पिता प्रसन्न और आश्चर्यचकित हो गए। आखिरकार कुछ अच्छी खबर मिली। ली की मां ने संदेह से पूछा, उच्च वर्ग के लोग कह रहे हैं कि उसने गलती की है। किन शियान के चेहरे पर नाखुशी छा गई। वह अपनी बात समझाने ही वाला था कि जीफी अचानक उसके पास आकर बोली, ली परिवार कब से उच्च वर्ग में आ गया? अब तो तुम्हें अंदरूनी गपशप की भी खबर हो गई है। ली परिवार साधारण था। लीजी को सिर्फ एक युवा प्रतिभा माना जाता था क्योंकि उसने चिकित्सा की पढ़ाई में सफलता हासिल की थी। हाल के वर्षों में उन्होंने किन परिवार की मदद से एक निजी अस्पताल खोलने के लिए साझेदारी करके कुछ पूंजी जमा कर ली थी, लेकिन वे उच्च समाज के स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर थे। लेकिन कुछ लोगों को सच सुनना पसंद नहीं होता। ली की मां का चेहरा पीला पड़ गया, बोलते हुए उनकी आवाज कांप रही थी। तुमने क्या कहा? हमारे ली परिवार का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जीफी ने मासूम चेहरा बनाकर हाथ हिलाते हुए कहा, तुम बुढ़ापे में बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गए हो। मैंने क्या गलत कहा? इसमें तुम्हारे लिए परिवार का अपमान कैसे हुआ? मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ। लोमड़ी की पूंछ वाले भेड़िए जैसा दिखावा कर रहा हूँ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? अपने मन में सीधे तौर पर अपने श्राप को सुनकर किन जियान ने तुरंत चुप रहने का फैसला किया। चूंकि ली की मां पहले से ही असभ्य थी, इसलिए किन जियान स्वाभाविक रूप से सती सद्भाव के लिए अपनी पत्नी को कष्ट नहीं सहने देगा। उन्होंने जीफी को भी खींचकर बैठने और धीरे धीरे बात करने के लिए कहा, इतनी देर तक खड़े रहना थका देने वाला होगा। लेकिन जैसे ही वे बैठे, किन जियान के कोण से उसने उनके सामने किन के पिता और माता के चेहरों पर आश्चर्य के भाव देखे। वह अभिव्यक्ति, किन के पिता और माता हक्के बक्के रह गए। क्या उन्हें कोई भ्रम हो गया था? जीफी की आवाज में यह अहंकार भरा बयान था, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुंह ही नहीं खोला हो। किन शियान की नजरें अचानक बदल गईं। उसने तुरंत अपनी बड़ी बहन किन यान की तरफ देखा, तो उसने देखा कि वो भी हैरानी से जीफी को घूर रही थी। इस बीच जीफी और ली की मां के बीच लड़ाई जारी रही। ली की मां अब गुस्से से आग बबूला हो रही थी, उनके चेहरे की झुर्रियां कुछ ज्यादा ही तीखी हो गई थी। ऐसे इंसान से जो शिष्टाचारहीन है, ऐसी ही उम्मीद थी। इस कथन से वहां उपस्थित किन परिवार के सदस्यों के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। ये तो छोड़िए कि मूलजी परिवार उनके पुराने दोस्त थे। जीफी कई सालों तक उनके घर में पली बड़ी थी और अब उसकी शादी किन परिवार में हो चुकी थी, जो उन्हीं में से एक माना जाता था। वे इस बूढ़ी औरत को उन्हें उपदेश देने की इजाजत कैसे दे सकते थे? किन की मां जवाब देने ही वाली थी, लेकिन जीफी ने उससे पहले ही जवाब दे दिया। वास्तव में मुझे कभी नहीं सिखाया गया कि अपने से नीचे वालों के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए। ये कहने के बाद जीफी ने जानबूझकर ली की मां को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। तुम ही तो शिष्टाचार वाली हो, हमेशा मेरे मुंह पर मेरा अपमान करती हो, मुझे हमेशा एक उपेक्षित पत्नी बनने का श्राप देती हो ताकि तुम अपने रिश्तेदारों की बेटियों को किन शियान से मिलवा सको। तुम बदसूरत बुरी चुड़ैल, तुम्हारे विचार तुम्हारे चेहरे जितने ही सुंदर हैं। हालांकि जीफी पहले भी किन शियान से जुड़े मामलों में कभी कभी बेतुका व्यवहार करती थी, लेकिन उसने दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया था। आमतौर पर उसके साथ घुलना मिलना मुश्किल होता था। वह ज्यादातर लोगों को नजरअंदाज करती थी और उनसे बातचीत नहीं करती थी। यह पहली बार था जब उसने मौके पर अपना गुस्सा निकाला था। इसलिए न सिर्फ ली परिवार के लोग दंग रह गए, बल्कि किन परिवार भी हैरान रह गया। बेशक किन परिवार को और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि उन्होंने जीफी के आंतरिक विचार सुन लिए थे। किन के माता पिता आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। फिर उन्होंने किन शियान की ओर देखा, जिसने अर्थपूर्ण ढंग से सिर हिलाकर उनकी ओर इशारा किया, ये पुष्टि करते हुए कि यह सिर्फ उनकी कल्पना नहीं थी। तो ऐसा ही था। जाहिर है, जब भी ली की मां उनके घर आती थी, उनकी बहू के साथ ऐसा ही बुरा व्यवहार करती थी। कितनी बेशर्मी थी। किन के पिता और माता, जिन्होंने शुरू में सोचा था कि जीफी एक बुजुर्ग से इस तरह बात करके शायद बहुत आगे बढ़ गई है, अब पूरी तरह से अपनी बहू का पक्ष लेने लगे। हमारे बेटे और बहू को तलाक देने का श्राप देने के बारे में सोचना भी मत। तभी किन यान अपने आश्चर्य को रोक नहीं पाए और आश्चर्य से बोली, जीफी, तुम बड़ी बहन,
किन जियान ने अचानक बीच में कहा, उसकी पैनी निगाहें कुछ रोक रही थी। लेकिन दूसरों को ऐसा लगा कि जीफी ने ली की मां का अपमान किया है। किन यान उसे रोकना चाहता था और किन जियान ने उसे चेतावनी दी थी। किन यान का मन पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और उसने तुरंत उस अजीब घटना का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। ली जी, जो अब तक चुप था, कुछ हद तक क्रोधित हो गया क्योंकि जीफी की अपने से नीचे वालों को समायोजित करने वाली टिप्पणी ने उसे चुप दिया था। अपनी मां का समर्थन करते हुए, जो गुस्से से बेहोश होने की कगार पर थी और केवल तुम हकला सकती थी, उसने नाराजगी के साथ किन यान को देखा। उसके बर्फीले चश्मे पर एक ठंडी रोशनी चमक रही थी, जो चुपचाप उसे निर्देश दे रही थी। आखिरकार इस तरह के झगड़ों वाले दृश्य में उसके हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी, ये शर्मनाक होगा। किन यान बहुत दुखी हुई, लेकिन अंत में अपनी सास से केवल इतना ही कह सकी, मां, गुस्सा मत होइए। जीफी अभी भी जवान और भोली है। उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। 24 वर्षीय जीफी किन यान के शांति स्थापना के प्रयास पर लगभग हंस पड़ी। लेकिन ली जी किन यान के प्रदर्शन से असंतुष्ट था। उसकी नजरें उसकी ओर देखते ही तीखी हो गईं, और उनमें पहले से ही धिक्कार के भाव दिखाई दे रहे थे। किन यान सहज रूप से चिंतित हो गई और उसकी निगाह से बचने के लिए उसने अपनी आंखें नीची कर ली। किन के माता पिता अब और नहीं देख सकते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी मुश्किल स्थिति में पड़े। किन की मां ने पहल करते हुए कहा, ठीक है सासू माली, युवा पीढ़ी का बुरा मत मानो। मेरी बहू आज बहुत बुरे मूड में है और उसने बहुत ही बेबाकी से बात की। जिस तरह से उसने ये कहा, उससे घोर पक्षपात झलक रहा था, और वह ली की मां का फिर से मजाक उड़ा रही थी। लेकिन जीफी के विपरीत, अब जबकि किन की मां ने इस तरह कहा था, तो चाहे वे कितने भी गुस्से में क्यों न हो, ली परिवार उससे बहस नहीं कर सकता था। वे केवल धीमी आवाज में ही कुछ बुदा सकते थे। हम आज अच्छी खबर सुनाने आए थे, लेकिन कुछ लोग तो मूड खराब करना चाहते थे। लेकिन किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे नजरअंदाज कर दिया और उसे अपनी ही असहजता में डूबे रहने दिया। किन की मां जीफी से विनम्रता से बोली, तुम इतनी देर से वापस आए हो, क्या तुमने अभी तक खाना खाया है? फीफेई। जीफी को फीफेई कहलाने पर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने बिना किसी वास्तविक रिश्तेदारी के ऐसे अंतरंग उपनाम का कभी अनुभव नहीं किया था। हालांकि किन की मां सचमुच बहुत अच्छी है। जब किन की मां ने ये सुना, तो वह तुरंत उत्साहित हो गई। आखिरकार जीफी ने उनसे बहुत कम ही नजदीकियां दिखाई, हमेशा दूरी बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जीफी उनके बारे में ऐसा सोचेगी। वह एक शर्मीली बच्ची होगी, जो अपनी बात कहने में अच्छी नहीं होगी। जब जीफी ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो किन की मां ने तुरंत पूछा, तुम क्या खाना चाहोगे? जीफेई ने जवाब दिया, कुछ भी ठीक है। किन की मां ने सीधे आवाज लगाई, नानी झांग, कृपया फेफेई के लिए 3 व्यंजन और एक सूप तैयार करें, बस वही व्यंजन बनाए जो उसे आमतौर पर पसंद है। आपकी परेशानी के लिए शुक्रिया। ये कहकर उन्होंने प्यार से जीफेई का हाथ पकड़ लिया और कहा, वह किन शियांग, तुम्हें बिना खाना खिलाए इतनी देर से वापस ला रही है। तुम जरूर भूखी होगी। पास में खड़े किन जियान ने अपना मुंह हिलाया और कहा, माँ, मैं उसके साथ था और मैंने भी कुछ नहीं खाया। ये सुनकर किन की मां ने सहजता से कहा, दूसरे युवा मालिक के लिए भी एक हिस्सा ले आओ। क्विन जियान। जीफी हंसना चाहती थी, लेकिन किन जियान की नजर उस पर पड़ते देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। अचानक उसके हाथ के पास कटे हुए फलों की एक प्लेट आ गई। अपने पेट भरने के लिए कुछ फल ले लीजिए, किन के पिता ने स्थिर स्वर में कहा, और स्वाभाविक रूप से मेहमानों के लिए रखी गई फलों की प्लेट को आगे बढ़ा दिया। जीफी ने आभार व्यक्त किया। किन के पिता भी युवा पीढ़ी का बहुत ध्यान रखते हैं। वे सचमुच एक सौम्य जोड़ा है। किन के पिता ने अपना आसन सीधा किया। किन यान ने जीफी के विचार सुनकर और उसके माता पिता के दिलचस्प व्यवहार को देखकर अपने उदास मन को थोड़ा हल्का महसूस किया। लेकिन जल्द ही उसने पाया कि दो नापसंदगी भरी निगाहों के बीच उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। वह जानती थी कि उसकी सास और पति उसकी बेकारी से नाराज हैं, उन्हें लग रहा है कि उसके अपने ही परिवार ने उसकी उपेक्षा की है। लेकिन वह जानती थी कि उसके परिवार का ऐसा मतलब नहीं था। अपनी बड़ी बहन की दुर्दशा को देखते हुए किन जियान की आंखें हल्की सी चमक उठी। उसने उस बच्चे की तरफ देखा जो शर्मीला था और पूरे समय रूबिक क्यूब से खेलने में व्यस्त था। बच्चा थोड़ा असुरक्षित और गुमसुम सा लग रहा था, लेकिन लगभग तैयार क्यूब को देखकर लगता था कि वह नासमझ नहीं था। जब वे छोटे थे तो उन्हें और उनके तीसरे भाई को भी रूबिक्स क्यूब्स के साथ खेलने में बहुत आनंद आता था।
जी फी ने पहले जो कुछ गपशप करने के बारे में कहा था उसे याद करते हुए उन्होंने सीधे कहा, ये बच्चा कौन है? संपर्क टॉस एक टाइकून की पत्नी के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद मेरे विचार पूरे परिवार द्वारा सुने जाते हैं। सी आर्क अंततः मुद्दे पर आते हुए ली जी ने अपनी नाराजगी दबाए और सपाट लहजे में कहा, उसका नाम ली जिकियाओ है। किन यान और मैं उसे गोद लेने की योजना बना रहे हैं। अब से वह हमारा बेटा होगा। जिकियाओ, ये तुम्हारे दूसरे चाचा और चाची हैं, उन्हें नमस्कार करो। ली जिकियाओ खड़े होकर डरते हुए बोलने ही वाले थे कि किन के पिता ने बीच में ही टोक दिया। किन के पिता ने कुछ अप्रिय भाव से कहा, रुको, यह मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। किसी का अभिवादन करने में जल्दबाजी मत करो। ली जिकियाओ का चेहरा पीला पड़ गया और वह केवल अपना सिर नीचे करके बैठ सका। किन की मां ने नर्म दिल होकर बच्चे के लिए दया महसूस करते हुए कहा, क्यों न हम जिकियाओ को अभी बाहर खेलने जाने दें। जो कुछ भी कहना आवश्यक हो उसे बच्चे के सामने नहीं कहना चाहिए। ये ठीक है। ली जी को बच्चे की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। किन के पिता, जो अपना गुस्सा रोक रहे थे, सीधे बोले, तो फिर मुझे साफ साफ बता दूं। यान यान सिर्फ 30 साल की है, अभी ऐसी उम्र में नहीं कि वह बच्चे पैदा न कर सके, है ना? तुमने हमें इसकी सूचना भी नहीं दी और बस बच्चे को वापस लाकर हमें बता दिया। क्या ली परिवार इसी तरह काम करता है? ली की मां ने कहा, साली, आप इसके लिए हमें दोष नहीं दे सकते। जब से यान यान की पहली गर्भावस्था में शरीर को चोट लगी थी, डॉक्टरों ने कहा है कि उसके लिए दोबारा गर्भधारण करना मुश्किल होगा। हम बस इंतजार करके समय बर्बाद नहीं कर सकते। 9 साल पहले किन यान का बच्चा मृत पैदा हुआ था और उसके बाद वह गर्भवती नहीं हो सकी। लेकिन किन परिवार को लगा कि चिकित्सा जगत में हुई प्रगति और किन यान के अभी भी युवा होने के कारण संभावना हमेशा बनी रहेगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली परिवार आज सीधे तौर पर बच्चा लाएगा। इस बिंदु पर किन यान की आंखें तुरंत लाल हो गईं। क्या वे इतनी जल्दी में है क्योंकि ली जी मरने वाला है और ली परिवार अपना वंश खोने वाला है? जी फी ने फल खाते हुए व्यंग्यात्मक रूप से सोचा। ये सुनकर निराश किन परिवार के सदस्य खुद को रोक नहीं पाए। यहां तक कि किन यान का दुखी मन भी क्षण भर के लिए शांत हो गया। किन जियान ने खांसते हुए जीफी की बाह पर हाथ रखते हुए कहा, हम खाने वाले हैं, ज्यादा फल मत खाना। फिर उन्होंने ली जी से कहा, इतनी जल्दी क्यों? भले ही आपने उम्मीद छोड़ दी हो और गोद लेने पर जोर दिया हो, क्या ये किसी अलग उम्र का बच्चा नहीं होना चाहिए? जी फी ने आज्ञाकारी रूप से अपना फल कांटा नीचे रख दिया, लेकिन किन जियान का सवाल सुनकर उसने तुरंत अपने मन में प्रशंसा की, वाह वाटसन, आपने अंधे स्थान की खोज कर ली है। किन शियान रुका। क्या सचमुच कोई समस्या थी? किन के पिता और माता भी दंग रह गए। क्या क्या किन यान का शरीर कांप उठा और उसने आश्चर्य से जीफी को देखा। ली जेड के बोलने से पहले किन जियान ने तेजी से पूछा, इस बच्चे में ऐसी क्या खास बात है कि आपके लिए परिवार ने इसे चुना? ली की मां और ली जेड के चेहरे मुरझा गए। ली की मां ने तुरंत हंसते हुए कहा, बात बस इतनी है कि वो ठीक 9 साल का है और कुछ कुछ मेरे बेटे और यान यान जैसा दिखता है। हमने सोचा कि शायद ये किसी किस्मत की बात होगी, इसलिए। ये शब्द उनके दिल को छू गए और किन के माता पिता अनायास ही ली जिकियाओ को गौर से देखने लगे। दरअसल वह ली जी और किन यान से कुछ कुछ मिलता जुलता था। हालांकि जब किन यान ने ये सुना तो उसका चेहरा और भी अधिक परेशान हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बीच ली जिकियाओ ने किसी कारणवश अपना सिर और भी नीचे कर लिया और वह बेहद दोषी लग रहा था। वाह, बिल्कुल शानदार। ली जी जिस बच्चे को गोद लेना चाहता है वह असल में उसका अपना बेटा है। चूंकि किन यान ने जन्म नहीं दिया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह बाहर से आया एक नाजायज बच्चा है? अब वे किन यान पर उसे पालने का दबाव डाल रहे हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की? उनके चेहरे शहर की दीवारों से भी मोटे हैं। किन परिवार, ये शब्द वज्र की तरह गिरे, किन परिवार को स्तब्ध कर गए। वे अविश्वास से सामने वाले सोफे पर बैठे लोगों की ओर देखने लगे। स्वाभाविक रूप से किन यान और भी अधिक अविश्वास में थी जब उसने जीफी को देखा। वह पूरी तरह से यह समझने में असमर्थ थी कि जीफी को ये कैसे पता चला। और उन्होंने किन यान से बच्चे की पृष्ठभूमि छिपाने में भी मदद ली, ये कहते हुए कि बच्चे को गोद लेना ही होगा और अगर सच्चाई सामने आ गई तो किन परिवार जरूर हंगामा मचा देगा। उन्होंने किन यान से कहा कि वह कोई उपद्रव न करे, ये कहते हुए कि इससे दोनों परिवार दुखी होंगे और अगर उसे किसी को दोष देना ही है तो उसे खुद को दोष देना चाहिए कि वह बच्चे पैदा नहीं कर पाए। वे अपने वंश को खत्म नहीं होने दे सकते। हे भगवान, क्या तुम्हारे परिवार के पास कोई शाही राजगद्दी है जिसे विरासत में मिले?
किन यान सचमुच हिचकिचाए। हे भगवान, क्या ली जी ने उसे हत्या या आगजनी करते हुए पकड़ लिया? वह इतना अपमान कैसे सह सकती है? किन परिवार हैरान, हैरान और फिर हैरान। किन यान को देखते ही उनकी आंखें बाहर आने को हो गईं। किन यान एक गुब्बारे की तरह थी जिसे छेद दिया गया हो। जैसे ही एक छोटा सा छेद हुआ, उसकी सारी शिकायतें एक साथ बाहर आ गईं, और वह लगभग फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना चेहरा ढांक लिया। किन जियान का चेहरा पीला पड़ गया। अंततः उसे समझ में आया कि जीफी का रसदार गपशप से क्या मतलब था। ली परिवार को अभी भी समझ नहीं आया कि किन परिवार के सदस्यों के बीच माहौल अचानक क्यों बदल गया। किन शियान ने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर इस बच्चे के जन्मदाता माता पिता के बारे में क्या? वे कौन है? क्या आपने पूरी जांच पड़ताल की है? अगर नहीं की है तो मैं करूंगा। हमारे परिवार का सदस्य बनने के लिए उनकी पृष्ठभूमि स्पष्ट होनी चाहिए। यह सुनकर ली की मां और ली जेड के चेहरे तुरंत बदल गए। उनकी प्रतिक्रिया से किन के पिता और माता भी, जो जीफी के आंतरिक एकलाप से हैरान थे, होश में आ गए। जीफी के आंतरिक विचार सत्य थे। वे इतने क्रोधित थे कि किसी को मारने के लिए उछल पड़े। ये बच्चा मेरा है। ली जी, किन जियान के चरित्र को जानते हुए संघर्ष नहीं किया और सीधे स्वीकार कर लिया। जब किन के पिता ने सुना कि ली जी ने बिल्कुल भी शर्म नहीं दिखाई, तो उन्होंने अचानक संगमरमर की मेज पर अपना हाथ पटक दिया, जिससे बटलर भी चौंक गया जो भोजन परोसने में मदद करने आया था। आखिरकार किन के पिता अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से शायद ही कभी इतने क्रोधित हुए हो। बुजुर्ग बटलर ने ट्रे नीचे रख दी। वह पहले से ही सोच रहा था कि क्या किन के पिता को किसी को पीटने के लिए कोई हथियार लाया जाए। ली जी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को मजबूर करते हुए कहा, इस बच्चे के बारे में मैंने किन यान के साथ कोई गलती नहीं की है। उसे मेरी पूर्व प्रेमिका ने मेरी जानकारी के बिना छोड़ दिया था। ली की मां ने तुरंत कहा, ठीक है ससुराल वालों, कृपया नाराज मत होइए। हमें अभी अभी इस बच्चे के बारे में पता चला है। हम दोनों परिवारों की शादी कैसे हुई, ये तो सभी जानते हैं। अब चूंकि यान यान बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो संयोग से हमारे ली परिवार का एक वंशज वहां रहता है, इसलिए हमने बच्चे को वापस गोद लेने के बारे में सोचा। बच्चे की जन्म देने वाली मां गायब हो गई है, और इससे हमारे ली परिवार में यान यान की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किन की मां तुरंत गुस्से से लाल हो गई। तो आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी को आपके बेटे को उसकी पूर्व प्रेमिका के साथ उसके नाजायज बच्चे की परवरिश में मदद करने के इस अवसर के लिए आभारी होना चाहिए। आपने निश्चित रूप से इस बारे में सोचा है। अरे, अगर आप इस तरह से सोचें, तो यान यान को बच्चे पैदा करने का दबाव नहीं झेलना पड़ेगा, और उसे एक बना बनाया बेटा मिल जाएगा। एक बार जब हम कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, तो वह किसी भी जैविक बच्चे से अलग नहीं होगा, ली की मां ने आगे कहा। किन की मां इतनी क्रोधित थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे लगा कि यह बहुत बड़ा अपमान है। तो यही वो अपमान था जो उनकी बेटी ने सहा था। उन्होंने खुद को दोषी ठहराया कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी को बहुत ही नाजुक तरीके से पाला है। शायद उन्हें नहीं पता था कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटना है, और इसीलिए वह सहज रूप से घर आना चाहती थी। ये सोचकर किन की मां को इस बात की परवाह नहीं रही कि यह बच्चे के प्रति क्रूरता है या नहीं, और उन्होंने सीधे कहा, तो फिर हमारे किन परिवार को स्पष्ट कर दें, हम इससे सहमत नहीं हैं। किन के पिता ने भी कठोर चेहरा बनाए रखा, जिससे पता चलता है कि वह किन की मां के बयान के प्रति समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। किन जियान चुप रहा, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया, तो उसने देखा कि जीफी पहले से ही अपने चावल के कटोरे से दिल खोलकर खा रही थी। वह तुरंत अवाक रह गया। क्या वह सचमुच इतनी भूखी थी? हालांकि उसे इतने स्वाद से खाते हुए और ध्यान से सुनते हुए देखकर उसे भी अचानक भूख लग आए, और उसने अपना सुविधाजनक रूप से रखा हुआ कटोरा और चॉपस्टिक उठा लिया। हाँ, पूरा खाना खाने से परिस्थितियों से शांतिपूर्वक निपटने में मदद मिलती है। दूसरी ओर तनावपूर्ण माहौल के कारण उन्होंने इन दोनों पर ध्यान नहीं दिया, जो माहौल को नजरअंदाज कर रहे थे। ली की मां का चेहरा थोड़ा खट्टा हो गया। ली जी को अपने ससुराल वालों का दबाव सबसे ज्यादा नापसंद था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह पलटकर जवाब दे। वह बस सबसे कमजोर निशाना ही चुन सकता था, और रूखे लहजे में बोला, किन यान, कुछ तो बोलो। क्या तुमने पहले आपत्ति नहीं की थी? ये सही है, क्या आप मेरे इकलौते पोते को बाहर निकालने जा रहे हैं? ली की मां ने भी भावनात्मक ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बस। किन के पिता गुस्से से भड़क उठे। किन यान, तुम क्या सोचती हो? निश्चिंत रहो, तुम जो भी फैसला करोगी, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। कोई भी तुम्हें धमका नहीं सकता। ली की मां और ली जेड के चेहरे तुरंत और अधिक काले पड़ गए। पिताजी, मैं
किन यान घबरा गया और उसने ली जिकियाओ की ओर देखा। हालांकि उसने 2 दिन तक बच्चे की देखभाल की थी और उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, और ली जी ने बच्चे के प्रति कोई स्नेह नहीं दिखाया था, जिससे उसे थोड़ी तसल्ली मिली। फिर भी वह अंदर से बहुत असहज महसूस कर रही थी। अगर कोई और बच्चा होता तो वह सोचती कि वो उसकी पालक माँ बन सकती है, लेकिन ये बच्चा। ली जिकियाओ कियाओ 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 मेंग उस महिला का नाम। किन यान। ली जी का स्वर धमकी भरा था। किन यान और भी घबरा गया और विनती करते हुए बोला, मुझे सच में नहीं पता। माँ, पिताजी, आप क्या सोचते हैं? किन के माता पिता तुरंत निराश हो गए। पहले किन यान बस अच्छी स्वभाव की थी, लेकिन शादी के बाद वह इतनी कमजोर और अनिर्णायक कैसे हो गई। किन शियान ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और आह भरते हुए सोचा कि शायद उसे अपनी रीढ़विहीन बहन के लिए भी कोई फैसला लेना चाहिए। इस बच्चे का पालन पोषण यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसे जीफी की आंतरिक दहाड़ सुनाई दी, धिक्कार है। इसमें क्या नहीं जानना है। वे सचमुच तुम्हारे सिर पर मलमूत्र त्याग रहे हैं, और तुम अभी भी हिचकिचा रहे हो। अगर तुम इस स्थिति में तलाक नहीं लेते, तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? नए साल का संपर्क टॉस। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हॉट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक टाइकून की पत्नी के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद मेरे विचार पूरे परिवार द्वारा सुने जाते हैं। C9। किन परिवार के 3 सदस्य एक साथ चौंक गए, मानो उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा चैनल अचानक खुल गए हो। हालांकि किन यान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सबसे बुरा तो यही सोचा था कि वह बच्चे को गोद नहीं ले पाएगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि तलाक का जिक्र होगा। उसकी शुरुआती प्रतिक्रिया इस विचार को ठुकराने की थी। किन परिवार को असल में पता था कि किन यान तलाक नहीं देगी। हालांकि वह कोमल थी, लेकिन अंदर से जिद्दी थी और किसी के समझाने पर भी नहीं मानती थी। वरना ली जी का किन यान के प्रति रोजाना का बेरुख रवैया देखकर वे उन्हें 100 बार तलाक दे चुके होते। लेकिन जीफी की टिप्पणी के बाद किन परिवार उत्साह से भर गया। वे वास्तव में अलगाव की सलाह देना चाहते थे, वास्तव में अलगाव की सलाह देना चाहते थे, वास्तव में अलगाव की सलाह देना चाहते थे। तीनों ने एक दूसरे को देखा। किन शियान ने आगे बढ़कर कहा, अब जब बच्चा पैदा हो गया है, तो ये साबित हो गया है कि जो कुछ हुआ वह एक गलती थी। मेरा सुझाव है कि हम सीधे तलाक ले लें। ली की माँ और लीजी कांप उठी और स्तब्ध भाव से किन शियान को देखने लगी। एक पल के लिए तो वे कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। आखिर अमीर परिवारों में कुछ नाजायज बच्चे किसके होते हैं। इसके बाद उन्होंने किन के माता पिता की ओर देखा और पाया कि उन्हें इस विचार पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन इस समय किन यान ने निराश होकर कहा, ये लीजी द्वारा मेरे साथ गलत किया जाना नहीं माना जाएगा। किन परिवार के 3 सदस्यों ने किन यान को हताशा से देखा। जीफी ने अपना मुंह भरा खाना लगभग थूक दिया। किन यान को एहसास हुआ कि उसने अपने परिवार को निराश किया है, इसलिए उसने अपना सिर नीचे कर लिया। इस मुद्रा में वह अपने बगल में बैठे ली जिकियाओ से काफी मिलती जुलती लग रही थी। ली जी ने तुरंत व्यंग्य करते हुए कहा, वास्तव में अगर हम इस बात पर बहस करें कि किसने किसके साथ गलत किया, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि शुरुआत कहां से करें। हालांकि उसने यह बात धीरे से कही, लेकिन सब सुन सकते थे। एक पल में किन परिवार के सभी सदस्य सांस रोककर चुप हो गए, खासकर किन यान, जिसका चेहरा पीला पड़ गया, मानो वह अब बच्चे को गोद लेने के मुद्दे पर और ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी। मानो किसी ने उनका गला पकड़ लिया हो। जीफी को गपशप की गंध आ गई। आखिरकार वह किन परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। उसने निम्न वर्ग में शादी की है, तो वह इतनी दयनीय जिंदगी क्यों जी रही है? और ये लीजी नाजायज बच्चे को लेकर इतनी नेक कैसे हो सकती है? मुझे इसकी जांच करने दो। किन जियान ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह जीफी के विचारों को बाधित करना चाहता था ताकि उसकी बहन के घावों को छूने से बचा जा सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो किन यान और लीजी विश्वविद्यालय में सीनियर और जूनियर थे। चूंकि लीजी का कियाओ मिंग से ब्रेकअप हो गया था, इसलिए उसने विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में शराब में अपने गमों को डुबो दिया, जहां किन यान, जो उस कार्यक्रम में भी मौजूद था, ने उसकी देखभाल की। और फिर, अच्छा, तुम्हें पता है ना, ये कहानी जानी पहचानी क्यों लग रही है? किन शियान शर्म से अपना माथा पीटना चाहता था। तुमने क्या किया? क्या तुम पूरी तरह भूल गए हो? नतीजतन अगले दिन कियाओ मिंग उसे ढूंढती हुई आई और दोनों को साथ देखा। दिल टूटकर वह किसी दूर जगह चली गई। जब ली जी को होश आया, तो वह गुस्से से भर गया। उसे लगा कि किन यान, जो हमेशा से उस पर मोहित थी, ने उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर उसे अपने वश में कर लिया है,
जिससे कियाओ मेंग के साथ उसका प्यार खत्म हो गया है और वह उसे वापस पाने से चूक गया है। इसके तुरंत बाद किन यान गर्भवती हो गई और किन परिवार के पास ली जी से उसके इरादे पूछने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तभी ली जी ने जिम्मेदारी ली और किन यान से शादी की। तो क्या किन यान को हमेशा लगता रहा कि उसने ली जेड के साथ अन्याय किया है? बाद में उनका बच्चा खो गया और किन यान ने ली जी को आजादी देने के लिए तलाक पर विचार किया, लेकिन ली जी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वह एक ऐसे बदमाश के रूप में नहीं दिखना चाहता जो बच्चे पैदा न कर पाने की स्थिति में तलाक ले लेता है, क्योंकि यह उसकी पेशेवर प्रतिष्ठा के लिए बुरा होगा। उसने यहाँ तक स्पष्ट रूप से कहा कि सब कुछ किन यान की गलती थी, इसलिए उसे तलाक की पहल करने का कोई अधिकार नहीं है। जीफी की पुनरावृत्ति के कारण किन परिवार के सभी सदस्य चुप हो गए। उनकी चुप्पी देखकर ली की मां और ली जी का साहस और भी बढ़ गया। ली जी का स्वर और भी ठंडा और अहंकारी हो गया जब उसने किन यान को संबोधित किया, इस पर ध्यान से विचार करो। ऐसा लग रहा था जैसे वह किन यान को चुनने की आजादी दे रहा था, लेकिन इससे किन यान और भी ज्यादा हताश लग रही थी। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसे मेज के उस पार से एक व्यंग्यात्मक आंतरिक आवाज सुनाई दी। अरे, ये आदमी तो दूसरों से पैसे ऐंठने में माहिर है। बेशर्म तो बहुत देखे हैं, पर इतना बेशर्म पहली बार देखा है। इस बार किन परिवार अपनी नाराजगी में उतना एकजुट नहीं लग रहा था। ली परिवार की मदद करने वाले किन परिवार में थोड़ा बहुत शुगर डैडी वाला भाव जरूर था, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा किया था, इसलिए इसे बेशर्मी नहीं कहा जा सकता था। आखिरकार शादी के बाद तो वे एक ही परिवार थे। हालांकि जीफी द्वारा उनके परिवार को दिए गए समर्थन ने उनके दिलों को फिर भी खुश कर दिया। लेकिन जीफी द्वारा ली जी का इस तरह अपमान सुनकर किन यान थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। वह सहज ही खंडन करना चाहती थी, लेकिन जीफी की आलोचना लगातार जारी रही। नशे में की गई गलतियां तो बस एक बहाना है। अगर कोई व्यक्ति होश में नहीं है तो वह उठ नहीं सकता। गलत पहचान और याददाश्त का लोप, ये सब झूठ है। दरअसल अवचेतन मन उस समय जानता है कि वह कौन है, बस आत्मनियंत्रण कम हो जाता है और वे किसी और को अपने भोग के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। होश में आने के बाद वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए वे दूसरों को दोष देते हैं। क्या किन शियान को छले जाने का अनुभव नहीं था? क्या उसे अपनी बहन की स्थिति से तुलना करना नहीं आता? या उसे उस रात की सच्चाई नहीं पता? किन जियान, रुको, क्या तुमने अभी कुछ बताया? किन के माता पिता, क्या उन्होंने कुछ ऐसा सुना जो उन्हें नहीं सुनना चाहिए था? हालांकि किन यान स्तब्ध रह गई, उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया, वह कागज की तरह पीली पड़ गई। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उस समय जब नशे में धुत ली जी उस पर झपटा था, तो उसने पहले तो संघर्ष किया था, लेकिन ली जी ने कहा था, मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। उन कोमल शब्दों ने किन यान का दिल नर्म कर दिया था और वह उनके साथ चली गई थी। उसने सोचा कि चूंकि लीजी की आंखें खुली थीं, वह उसे देख रहा था और उसने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, इसलिए वह उसके साथ रहना चाहता होगा। कौन जानता था कि ली जेड के होश में आने के बाद वह कहेगा कि उससे बिल्कुल भी होश नहीं है, ये सवाल करते हुए कि क्या उसने पहल की थी, जिससे किन यान को विश्वास हो गया कि वह नीच थी जिसने क्षण की गर्मी में उसे बहकाया था। ऐसे निजी मामलों पर निश्चित रूप से विस्तार से चर्चा नहीं की जाती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से सत्य और झूठ में अंतर करने का कोई तरीका नहीं था। तो क्या ये सब झूठ था? क्या उस रात ली जी ने ही पहल की थी? और वह कहता है कि किन यान ने कियाओ मेंग के साथ उसके प्यार को बर्बाद कर दिया, कि उसने उसे बांधने के लिए बच्चे का इस्तेमाल किया। मैं तो हंस हंसकर लुटपुट हो रहा हूँ। क्या इसकी वजह ये नहीं थी कि वह उस समय अस्पताल में इंटर्नशिप के सबसे अच्छे अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका? उसके भविष्य की संभावनाएं प्रभावित हुई और उसे एहसास हुआ कि कुछ चीजें वाकई संबंधों और पृष्ठभूमि पर निर्भर करती हैं। क्या अपनी मां के लगातार टोकने के बाद ही उसने फायदे और नुकसान को तौलकर कियाओ मेंग के पीछे भागने के बजाय किन यान से शादी करने का फैसला नहीं किया? वह सचमुच अपना केक खा रहा है और उसे भी खा रहा है। क्या किन परिवार ने उसे धमकी दी थी? क्या किन यान ने उसे नैतिक रूप से ब्लैकमेल किया था? नहीं, है ना? किन परिवार, बिल्कुल नहीं। आखिरकार उनकी बेटी भी तो तैयार थी और उसे अपनी गलतियों का परिणाम भुगतना पड़ा। उस समय यदि लीजी ने इनकार का एक शब्द भी कहा होता तो वे बच्चे को लेकर चले जाते। लेकिन लीजी शादी के लिए राजी हो गया और उन्हें लगा कि वो जिम्मेदारी ले रहा है। किसे पता था कि वो आगे चलकर किन यान के प्रति इतना ठंडा रहेगा। इसलिए वो हमेशा किन यान और किन परिवार को ही दोषी ठहराता रहा।
लेकिन अब जीफी के शब्दों के अनुसार लीजी विशुद्ध रूप से अपने फायदे के लिए किन यान से शादी करना चाहता था। इस समय किन यान बहुत हैरान था और अविश्वास से लीजी को देख रहा था। आखिरकार लीजी ने हमेशा खुद को नेक और महत्वाकांक्षी, सचमुच काबिल और उत्कृष्ट बताया था, जिससे ऐसा लगता था कि उसे अपने परिवार की मदद से कोई परहेज नहीं है और वह खुद पर भरोसा कर सकता है। यह उसकी धारणा के बिल्कुल उलट था, इतना कि उसे लगा कि जीफी दुर्भावना से अटकलें लगा रही है। लेकिन जीफी की आलोचना जारी रही। अगर वह सचमुच बच्चे की समस्या से बंधा हुआ था, तो क्या वह बच्चे को खोने के बाद तलाक नहीं ले सकता था? उसने कई कारण बताए, सभी बड़े बड़े, लेकिन ये कुछ और नहीं बल्कि किन परिवार द्वारा दिए गए संसाधनों को न छोड़ना, उन्हीं पर निर्भर रहना चाहता है। वह घुटनों के बल बैठकर खाना नहीं चाहता, वह उनका खाना खाते हुए खड़ा रहना चाहता है, और खाने के बाद भी वह शिकायत करना चाहता है कि खाने का स्वाद अच्छा नहीं है। तसक तसक तसक। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किन यान के दिमाग में एक नई दरार पैदा कर दी हो, जिससे वह थोड़ा स्तब्ध रह गई। वास्तव में उसकी कुछ करीबी गर्लफ्रेंड ने पहले भी ली जेड के बारे में इस तरह की अटकलें लगाई थी, लेकिन किन यान ने गुस्से में उनका खंडन किया था। दूसरों पर निर्भर रहना एक बात है, लेकिन अपनी पत्नी से अपने नाजायज बच्चे को गोद लेने के लिए कहना, मुझे सचमुच आश्चर्य होता है कि किन यान के दिमाग में क्या चल रहा है। इस बिंदु तक किन परिवार के सदस्य भी चुपचाप किन यान को देख रहे थे और पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे। उसने असल में किन यान से कहा था कि अगर वो न होती, तो वो और उसकी पूर्व प्रेमिका सुलह कर लेते और उनका बच्चा नाजायज नहीं होता। इसलिए उसे उस बच्चे को मना करने का कोई हक नहीं है। मुझे लगता है कि किन यान को इतने सालों तक पीटा और नकारात्मक रूप से मजबूत किया गया है कि वह मूर्ख बन गई है। लोगों को खुद पर चिंतन करने में कम और दूसरों को दोष देने में ज्यादा समय लगाना चाहिए। क्या वह सचमुच अब सबसे बड़ी मूर्ख बनने की जल्दी में है? डांट खाने से किन यान की आंखें लाल हो गईं। उसने खुद से पूछा, क्या सचमुच ये सब उसकी गलती है? संपर्क टॉस। एक टाइकून की पत्नी के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद मेरे विचार पूरे परिवार द्वारा सुने जाते हैं। C10। लगता है किन परिवार को ऐसी चीजों से बचना नहीं आता। क्या अमीर परिवारों को ज्यादा चतुर नहीं होना चाहिए? वे सब इतने भोले कैसे हो सकते हैं कि एक नए आदमी के बहकावे में आकर खुद को बरगला सके? किन परिवार, वाह, हमारी आलोचना की जा रही है। मैं किन शियान से खास तौर पर निराश हूँ। क्या एक सीईओ को रणनीतिक सोच वाला नहीं होना चाहिए? पहले तो वो काफी चतुर लगता था। किन शियान, वह उन गहरे विचारों की जांच कैसे कर सकता था? केवल जीफी ही अपनी प्रणाली से उन्हें उजागर कर सकती थी। उसे हमेशा लगता था कि लीजी कुछ खास नहीं है, लेकिन उसकी बड़ी बहन उसे पसंद करती थी। हालांकि वे एक प्यार करने वाले जोड़े नहीं थे, लीजी ने अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ भी बुरा नहीं किया था, सिवाय आज की इस घटना के। उसने कभी अपने भाई बहनों के जीवन में दखल नहीं दिया, बस कुछ सलाह दी। कौन जानता था कि नीचे इतनी सारी बारूदी सुरंगें दबी हैं। जी फेई इस नाटक का भरपूर आनंद ले रही थी, इतना कि उसकी भूख मर गई और अंततः उसने अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दिया। ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला है। मुझे एक बार के लिए बेवकूफी करने दो। हालांकि मैं अपने द्वारा उजागर किए गए राज सीधे तौर पर नहीं बता सकती, फिर भी मैं माहौल बिगाड़ सकती हूँ। देखो मैं इस बदकिस्मत मिलन को कैसे बर्बाद करूं। किन जियान ने उपद्रवी को विचारों में खोकर देखा, उसका मुंह थोड़ा सा हिल रहा था। इसे भूल जाओ, बेहतर होगा कि वह खुद ही इस मामले को संभाल ले। किन शियान ने खुद को संभाला और सीधे कहा, बहन, हमारे परिवार का रुख अपरिवर्तित है। हमें उम्मीद है कि आप तलाक ले लेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करती, तो हम ये शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और भविष्य में ली परिवार से सभी मामलों में संबंध तोड़ लेंगे। किन परिवार को जल्दी ही समझ आ गया कि किन जियान एक जाल बिछा रहा था, ये देखने के लिए कि क्या लीजी वास्तव में शक्ति और स्थिति के पीछे था। हालांकि किन जियान को जीफी की बातों पर पूरा यकीन था, फिर भी दूसरों को कुछ शंकाएं थीं। आखिरकार ली जेड के मूल इरादों की पुष्टि करना अब असंभव था। ये किन जियान का भी जीफी को अपनी बात सबके सामने साबित करने में मदद करने का तरीका था, और अपनी बड़ी बहन को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करना। तुम्हारा क्या मतलब है? ली की मां तुरंत चिंतित हो गई और जल्दी से किन के माता पिता की ओर देखने लगी। किन के पिता ने सीधे कहा, हमारे किन परिवार में किन जियान अब प्रभारी है। वह जो भी निर्णय लेगा वही होगा। ली जेड के हाव भाव कई बार बदले, उसका चेहरा तुरंत गुस्से और शर्मिंदगी से भर गया, मानो उसका अपमान किया गया हो। इससे किन परिवार के सदस्यों को लगा कि जीफी का अनुमान गलत हो सकता है। लेकिन जल्द ही सभी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लीजी ने अभी तक कुछ नहीं कहा था।
केवल ली की मां बेहद चिंतित थी। उसने किन यान को खींचते हुए कहा, क्या तुमने सुना कि तुम्हारे भाई ने क्या कहा? वह तुम्हारे साथ बिल्कुल भी परिवार जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है। इसके अलावा तुम हमारे वंश को समाप्त करने के लिए मजबूर कर रहे हो। यदि तुम इतने सक्षम हो तो तुम स्वयं एक बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे देते? तब हम इस स्थिति में नहीं होते। ये शब्द अपमानजनक थे। किन की मां ने तुरंत अपना चेहरा काला कर लिया और अपनी बेटी को वापस खींचकर अपने पास बैठाने के लिए आगे बढ़ी। अब हम आपके बेटे को नई पत्नी ढूंढने के लिए कह रहे हैं। वह जितने चाहे उतने बच्चे पैदा कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक रहा। वह चाहे तो इस बच्चे की जन्मदात्री मां को भी ढूंढ सकता है। क्या बात है? क्या आप मेरी बेटी को तलाक देने को इतने अनिच्छुक हैं? ली की मां ने जल्दी से अपने बेटे को खींच लिया। ली जी ने किन जियान की ओर देखा, भौहें चढ़ाकर कुछ कहने ही वाला था। किन शियान ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है तो निश्चिंत रहो। अगर तुम सचमुच तलाक ले लोगी तो हम कहेंगे कि हमारा परिवार एक नाजायज बच्चे को स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए हमने मेरी बहन को तलाक के लिए मजबूर किया। इसका तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे परिवार ने वर्षों से तुम्हारे लिए परिवार की काफी मदद की है। तुम्हें तो नहीं लगता कि मेरी बहन पर तुम्हारा कोई एहसान है ना? एक ही वाक्य में उसने सारे झूठे बहानों को बंद कर दिया। ली जी का चेहरा पीला पड़ गया। ऊह ऊह ऊह, मारक प्रहार। किन परिवार आखिरकार उठ खड़ा हुआ है। लगता है अब मुझे सामने आने की जरूरत ही नहीं है। जीफी की प्रसन्न आवाज सुनकर किन जियान के मुंह के कोने धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ गए। किन परिवार स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि एक मासूम बच्ची बेघर हो, लेकिन वे अपनी प्यारी बेटी को हर दिन दुखी और दयनीय स्थिति में देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक ठंडा पति ही काफी था। देखो अब किन यान का क्या हाल हो गया है। और अगर एक बच्चा भी हो जाए तो उसे सब कुछ अंदर ही दबाए रखने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो होंगी ही। इसलिए तलाक ही सबसे अच्छा विकल्प था। ली जी की आंखों में निर्दयता की एक चमक दौड़ गई और उसके स्वर में धमकी का संकेत था जब उसने कहा, किन यान, चूंकि तुम्हारा परिवार इस तरह बोलता है तो मैं इसे तुम्हारा इरादा भी मानूंगा। अतीत में जब भी ली जी थोड़ा सा भी नाराज होता था, किन यान तुरंत उसे खुश करने की कोशिश करता था। अब तक तो उसे ली जी की गरिमा और ली परिवार के हितों की रक्षा के लिए किन परिवार से विनती करनी चाहिए थी। लेकिन इस बार किन यान आखिरकार चुप रही। वह अभी तक जीफी द्वारा दिए गए सदमे से उबर नहीं पाई थी। ली जी की अलग थलग अभिव्यक्ति एक पल के लिए डगमगा गई। ली की मां तुरंत चिल्लाए, नहीं, वे तलाक नहीं दे सकते। यान यान, तुम अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती और कौन तुम्हें चाहेगा। हमारे किन परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, बहुत से लोग उससे शादी करना चाहेंगे। किन के पिता ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती। दूसरे परिवार भी उसे जरूर नीची नजर से देखेंगे। उससे शादी करना सिर्फ गलत इरादों से होगा। तो फिर वो शादी नहीं करेगी। हम उसे अपने किन परिवार में रखेंगे और उस पर खूब लाड प्यार करेंगे, किन की मां ने कहा। अगर उसे बच्चे चाहिए तो हम अनाथ बच्चों को गोद ले सकते हैं, जब तक मेरी बेटी खुश रहेगी। अगर आप मुझसे पूछें तो क्या बच्चे न पैदा कर पाना वाकई सिर्फ एक इंसान की गलती है? हो सकता है कि लीजी के जीन किन यान के लिए काफी अच्छे न हो। तलाक के बाद अगर उसे कोई बेहतर इंसान मिल जाए और उसका मूड ठीक हो जाए तो शायद वह जितने चाहे उतने बच्चे पैदा कर पाएगी। ये कहना होगा कि जीफेई ने एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। इससे किन परिवार के सदस्यों को तलाक के बाद के जीवन के प्रति आशान्वित होने का मौका मिला। यहां तक कि किन यान, जो अभी भी सदमे में डूबी हुई थी, उसके विचार भी बदल गए। यदि वह अपना साथी बदल ले तो क्या वह अपने बच्चे पैदा कर सकेगी? ओह ठीक है, मैं किन यान की जांच कर सकता हूँ। मैं डॉक्टरों से भी ज्यादा सटीक हो सकता हूँ। किन परिवार के सदस्य, हम ऐसा कर सकते हैं। हम देखने दो। ओह, उसका शरीर वाकई ठीक नहीं है, गर्भधारण मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं। किन परिवार के सदस्य निराश हो गए। ये लगभग वैसा ही था जैसा डॉक्टरों ने कहा था। लेकिन 9 साल बीत चुके थे। डॉक्टर शायद इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं करना चाहते थे। हालांकि जीफी अचानक उत्तेजित हो गई। अरे कोई आश्चर्य नहीं कि उसके बच्चे नहीं हो सकते। जिम्मेदारी बराबर बांटी जानी चाहिए। किन परिवार के सदस्य। 9 साल। ये लीजी हर महीने बस कुछ दिनों के लिए घर आती है। वे शायद साल में कुछ बार से ज्यादा एक ही बिस्तर पर नहीं सोते। संभावनाएं पहले से ही कम थीं, वे गर्भधारण कैसे कर सकते थे? अगर वह गर्भवती हो भी गई तो शायद उसे उस पर धोखा देने का शक होगा।
धमाकेदार खबर, किन परिवार के सभी सदस्य आश्चर्य से किन यान को देखने लगे। किन यान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। ये कैसे पता चला? ऐसे मामलों का सामना करते हुए वह स्वाभाविक रूप से शर्मीली थी। एक औरत ऐसी बातें कैसे कह सकती है? इसके अलावा उसने हमेशा यही सोचा था कि यह उसके शरीर की समस्या है, इसलिए उसने अन्य संभावनाओं के बारे में सोचा ही नहीं था। किन परिवार के लोग गुस्से से भर गए। ली जी की हिम्मत कैसे हुई कि वह किन यान को बच्चे पैदा न कर पाने का दोषी ठहराए, जबकि उसने कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन वे इस मुद्दे को उठाकर उनसे सवाल नहीं कर सकते थे और उन्होंने सर्वसम्मति से महसूस किया कि अब और सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। यह शादी खत्म होनी चाहिए। यह बहुत अपमानजनक है। यदि किन यान जिद्दी बनी रही तो वे तलाक के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन जीफी के विचार फिर से भटक गए थे। अजीब बात है, भले ही उसे किन यान पसंद न हो और वह उसके साथ बिस्तर शेयर न करना चाहे, लेकिन जब वह घर पर नहीं होता तो कहाँ जाता है? क्या वह अस्पताल में ही रहता है? क्या वह सचमुच इतना व्यस्त है कि घर नहीं आ सकता? क्या वह अब अस्पताल का डायरेक्टर नहीं है? ये तो वैसा नहीं हो सकता जैसा मैं सोच रहा हूँ, है ना? किन परिवार के सदस्यों के दिलों में एक टीस सी महसूस हुई। उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। यह क्या हो सकता है? जीफी को लीजी की ऊंची छवि के बारे में कोई पूर्वधारणा नहीं थी। ये सोचकर उसकी गपशप प्रेमी प्रवृत्ति ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं यह आदमी बाहर किसी रखेल को तो नहीं रखता। साहसिक परिकल्पना, सावधानीपूर्वक सत्यापन। बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाए जा सकते। हे भगवान, पवित्र बकवास 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 बकवास। अपवित्रता। ऐसा लगता है कि समस्या बहुत गंभीर है। किन परिवार के सदस्यों का दिल धड़क रहा था। वे अपनी सांस रोके हुए थे और जीफी के बम गिराने का इंतजार कर रहे थे। यहां तक कि किन यान का दिमाग भी खाली हो गया। उसकी भावनाएं जम गईं। अस्पताल के बगल वाले उच्च स्तरीय अपार्टमेंट की 18वीं मंजिल पर इन 9 सालों से ली जी और कियाओ मिंग वहां पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। संपर्क टॉस 11 After transmigrating as a tycoon's wife, my thoughts are heard by the whole family. Chapter 11। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हॉट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक टाइकून की पत्नी के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद मेरे विचार पूरे परिवार द्वारा सुने जाते हैं। C11। किन यान का शरीर लड़खड़ाने लगा, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह लगभग बेहोश हो गई। किन की मां ने लगभग विकृत अभिव्यक्ति के साथ किन यान का समर्थन किया। किन के पिता के माथे की नसें धड़क रही थी, मानो किसी अपदस्थ सिंहराजा की तरह एक बार फिर खूनी आभा बिखेर रही थी और अपने इलाके में घुस रहे शिकार को गौर से देख रही थी। उनके एक इशारे से ही पास खड़े प्रबंधक को इशारा मिल गया और वह वहां से जाने के लिए मुड़ गया। इस बीच नए शेर राजा किन जियान ने अपना फोन निकालने और निर्देश भेजने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया था। ली परिवार को अभी तक स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था। ली जी ने देखा कि किन परिवार ने मामला बिगाड़ने की ठान ली है, इसलिए वह किन यान को घूरने से खुद को नहीं रोक सका और उस पर दबाव डाला। इतनी सी बात पर तुम मुझसे झगड़ा करना चाहती हो? तुम इतनी छोटी कब हो गई? किन यान ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें हताशा से भरी हुई थीं, जिससे ली जी का दिल धड़कना बंद हो गया। क्यों? किन यान को बस बेतुकापन ही लगा। उसे लगा कि वह अपना सच्चा प्यार वापस पाने में नाकाम रहा है और बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारी के चलते उसने दूसरे विकल्प के तौर पर उससे शादी करने का फैसला किया। लेकिन अब उसे बताया गया कि वे हमेशा से साथ साथ थे। तो फिर उन्होंने तलाक क्यों नहीं लिया? उसे घसीटकर क्यों ले गए और सारी गलतियों का इल्जाम भी उसी पर मर दिया? वह इतना नेक कैसे हो सकता है? तुम्हारा क्यों से क्या मतलब है? ठीक है, अगर तुम सचमुच इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो हम इस बच्चे को गोद नहीं लेंगे। मैं कल बच्चे को वापस भेज दूंगा। आज रात किन यान के अजीब व्यवहार से ली जी को लगा जैसे वह नियंत्रण खो रहा है। कुछ सोचने के बाद उसने पहले एक कदम पीछे हटने का फैसला किया। किन यान ने ली जी को देखा, जो अब भी उसी तरह का तिरस्कारपूर्ण रवैया अपना रहा था, और सचमुच उसे मतली आने लगी। उस कभी प्रशंसित वरिष्ठ व्यक्ति का भ्रम अंततः दूर हो गया और केवल एक घिनौना सच्चा चेहरा ही बचा। जीफी भी निराश थी। उसे नहीं पता था कि किन यान और बाकी लोगों ने सच सुन लिया है, लेकिन जब उसे इतनी बड़ी खबर मिली, जबकि संबंधित पक्ष अभी भी अंधेरे में थे, तो वह उसे उजागर करने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन वह सीधे तौर पर बात नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे अप्रत्यक्ष तरीका अपनाना पड़ा। बच्चे को भेज दो। तुमने पहले कहा था कि बच्चे की मां गायब हो गई है,
लेकिन लगता है तुम्हें उसके बारे में अच्छी तरह पता है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों के बीच रिश्ता पहले से ही बना हुआ है? लगता है हमारे परिवार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या तुम और कियाओ मिंग इतने सालों से संपर्क में थे, क्या तुम मिले थे? हम अपनी बड़ी बहन को हरी टोपी पहनाकर तुम्हारे बच्चे की परवरिश करने नहीं दे सकते। ली जी चौंक गया, उसकी पुतलियां लगभग अगोचर रूप से कांपने लगी, उसका स्वर अंततः थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया। क्या तुम मेरी निंदा कर रहे हो? मेरी माँ सही कह रही थी कि तुम में कोई शिष्टाचार नहीं है। किन जियान ने तुरंत कहा, चुप रहो। वे दो शब्द, हालांकि जोर से नहीं बोले गए थे, बर्फ के तीर की तरह चले, जिससे ली जी की नसों को गंभीर चोट पहुंची, जिससे वह एक पल के लिए जम गया। यदि ये तथ्य न होता कि वे जीफी के विचारों को सुनने की अपनी क्षमता प्रकट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने इस पाखंडी को मौके पर ही उजागर कर दिया होता। जीफी ने लीजी की ओर उंगली हिलाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, फिर उसकी लंबी गोरी उंगली अचानक चुप छोटे लड़के की ओर इशारा करते हुए बोली, मेरा खंडन करने से पहले अपने बेटे के हाव भाव तो देखो। बच्चे झूठ बोलने में वयस्कों जितने अच्छे नहीं होते, और जीफी की परिकल्पना सत्य से टकरा गई, जिससे बच्चे के चेहरे पर घबराहट पैदा हो गई। इससे पहले कि लीजी कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, किन की मां ने जल्दी से कहा, छोटे, हमें बताओ, क्या तुमने अपने पिता को पहले कभी देखा है? अच्छे बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। लीजी कियाओ अंततः खुद को रोक नहीं सका। लीजी की आस्तीन खींचते हुए उसने कहा, पिताजी, चलो वापस चलते हैं। मां, वाह। लीजी की सांस अटक गई, और घबराहट में उसने अपनी आस्तीन खींच ली, लेकिन ये हरकत बहुत बड़ी थी, और गलती से वह ली कियाओ के चेहरे पर जा लगी। इस झटके से ली जिकियाओ सोफे से गिर पड़े, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। उसके गोरे कोमल गाल पर एक बहुत ही स्पष्ट हाथ का निशान दिखाई दिया। दृश्य तुरंत अराजक हो गया। जीफी और भी अधिक चौंक गई, और जल्दी से उठकर बच्चे को अपनी ओर खींचने लगी। उसका इरादा बच्चे को फंसाने का नहीं था। बच्चा पहले ही रोने लगा था। किन यान का दिल पिघल गया, ये देखकर कि जीफी को बच्चों को दिलासा देना नहीं आता, वह बस बच्चे को गोद में लेकर उसे धीरे से थपथपा सकती थी। ली जिकियाओ का दिल और भी ज्यादा दुखी हो गया। उसे लगा कि यह आंटी वाकई बहुत ही नेक और दयालु है, लेकिन उसके माता पिता उसे तंग करने पर अड़े रहते हैं। उसकी अंतरात्मा सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने कहा, माँ और पिताजी हमेशा से साथ रहते आए हैं, बस कभी कभार अलग हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक नाजायज औलाद हूँ, और आंटी को धोखे से गोद लेने के बाद ही मैं सबके सामने आ पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा, सचमुच समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं जानता हूं कि यह सब गलत है। इस वाक्य के बाद आप एक पिन गिरने की आवाज सुन सकते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने किन यान की आस्तीन पकड़ ली, और घुटन भरी आवाज में माफी मांगी कि वह उसे धोखा देने में लगभग भागीदार बन गया था। यह सुनकर किन यान अंततः फूट फूट कर रोने लगा। ली की मां ने जल्दी से अपने बेटे को पकड़ लिया, पूरी तरह से हैरान, बेटा, क्या तुमने सच में? ली जी का चेहरा अब तक पूरी तरह बदल चुका था। उसने हिम्मत तो की, लेकिन किन परिवार के सामने अपना चेहरा उजागर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर भी जिद करते हुए बोला, बकवास, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बच्चे को ऐसा सिखाया जाएगा। असल में मुझे फंसाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। वो बस चाहता है कि मैं उसकी माँ के साथ रहूं, इसलिए वो ये छोटी मोटी चालें चल रहा है। किन यान, तुम्हें मुझ पर शक तो नहीं है ना? ली जिकियाओ ने अविश्वास से अपने पिता की ओर देखा, जो झूठ से भरे हुए थे। यदि जीफी की गपशप कौशल न होती, तो किन परिवार ली जेड के धार्मिक कृत्य से मूर्ख बन सकता था। लेकिन अब ली जी एक जोकर की तरह इधर उधर उछल रहा था। ली जी आसानी से इसे स्वीकार नहीं करेगा। उसके विचार से सब कुछ बस जीफी का भाग्यशाली अनुमान था। उसकी सार्वजनिक छवि हमेशा अच्छी रही थी, और वह इन 9 सालों में बहुत सावधान रहा था, कभी कोई सबूत नहीं छोड़ा। किन परिवार भी ऐसा ही था। अगर उन्हें सचमुच कुछ पता होता, तो वे उससे बहुत पहले ही निपट लेते। और एक बच्चे की बात में कितनी विश्वसनीयता थी। इसके अलावा कियाओ मिंग का विदेश जाने का इंतजाम होने वाला था। अगर बाद में किन परिवार को शक भी हुआ, तो भी वे उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ली जी उन्मत्त होकर प्रति उपायों के बारे में सोच रहा था। अचानक किन यान अप्रत्याशित रूप से खड़ा हुआ, मेज से आधा खाया हुआ फल का प्लेट उठाया, और उसे ली जेड के सिर पर दे मारा। फलों की थाली काफी भारी थी। जोरदार धमाके के साथ ली की मां और ली जिकियाओ डर गए और दोनों चीख पड़े। ली जी का सिर तुरंत खून से लथपथ हो गया, फल और पकवान के टूटे हुए टुकड़े उस पर बिखर गए। उसका परिष्कृत चश्मा भी टूट गया। उसने अपना माथा पकड़ लिया और उस आम तौर पर सौम्य महिला को
जो अचानक भड़क उठी थी, स्तब्ध होकर देखने लगा। क्या तुम पागल हो गए हो? ली जी को शर्म और गुस्से का मिला जुला एहसास हुआ, क्योंकि उसे उस व्यक्ति ने चुनौती दी थी जिसे वह अपने से नीचे समझता था। ली जी, मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, ये तुम ही हो जिसने मेरे साथ गलत किया है। ये तुम और कियाओ मिंग हो जिन्होंने मेरे साथ मूर्ख जैसा व्यवहार किया है। ये तुम ही हो जिनके पास कोई विवेक नहीं है। आखिरकार किन यान जोर से चिल्लाई। उसकी चीख के साथ ही बरसों की दबी हुई शिकायतें भी फूट पड़ी। सब कुछ अचानक साफ हो गया। ली जी अब सचमुच घबरा गया था। वह जानता था कि वह किन यान को और नहीं दबा सकता, और बस हकलाकर बोल सका, तुम मुझ पर गलत आरोप लगा रही हो। मैं ली जी की बात पूरी होने से पहले ही किन शियान ने अचानक अपना फोन मेज पर फेंक दिया। वीडियो कॉल शुरू हो चुकी थी। फोन से एक आवाज आई, मुझे छोड़ दो, तुम लोग कौन हो? यह अतिक्रमण है। स्क्रीन पर एक कमरा था और